हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह को फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड कहा जाता है और फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है आप एक बहुत ही लो लाइफ के बंदे हैं। अगर यहाँ पर आपको फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में इज्जत चाहिए तो वो आप अपनी इज्जत खुद करवा सकते हैं। अगर आपके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं, यहाँ पर जो भी मास्टर्स होंगे जिनके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स होंगे और जिनके पास स्ट्रेंथ होगी उनको यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट्स मास्टर कहा जाता है। और यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स के पावर के हिसाब से 9 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे लेवल 1 होता है और सबसे टॉप पर लेवल 9 होता है। अपने आप को लेवल अप से लेवल 2 तक पहुँचाने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। सालों की मेहनत के बाद जब आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी सोल पावर को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, तो उसके बाद आप लेवल अप कर सकते हैं और सेकंड लेवल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस काम में बहुत सारे साल लग सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में 12 साल की उम्र तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाता तो जिंदगी में कभी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा अवेकन नहीं कर पाएगा। चाहे वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो ये तो थी सारी स्टोरी हमारे फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड की, कि यहाँ पर क्या कुछ होता है और यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। अब ये यहाँ से शुरू होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो का नाम लू चैन है, जो कि लू फैमिली का यंग मास्टर है। लू चैन के फादर चिल्लाकर अपने बेटे से कहते हैं, लू चैन जल्दी से अपने घुटनों पर बैठो। और लू चैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल एक कचरा हो। हमारी उम्र 12 साल हो चुकी है लेकिन तुमने अभी तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। हमने तुम्हें अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनाया लेकिन तुमने हमारी लू फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। तो लू चैन के फादर उसके ऊपर इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर जी फैमिली के एल्डर आए हुए हैं और जी फैमिली की लड़की भी उनके साथ ही है। बहुत साल पहले जब लू चैन छोटा था तब जी फैमिली के एल्डर ने अपनी बेटी की एंगेजमेंट इस लड़के के साथ कर दी थी, यानी लू चैन के साथ की थी। अब जबकि 12 साल की उम्र में इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया, जी फैमिली वाले यहाँ पर इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आए हैं और इसी वजह से लू फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उनका नाम बदनाम हो रहा है। जी फैमिली के पैट्रियार्च मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। वैसे भी इन दोनों के एंगेजमेंट का फैसला बचपन में किया गया था और वो फैसला हम लोगों ने कोई सीरियसली नहीं लिया। आपको इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जी फैमिली के पैट्रियार्च अपनी बेटी जिसका नाम जीरू है वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी एक बहुत ही बड़ी टैलेंटेड लड़की है, एक बहुत बड़ी जीनियस है। इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 5 तक अवेकन कर लिया है और बहुत ही जल्दी इस जीरो का एडमिशन होने वाला है, वो भी मार्शल अकेडमी में। और आपको पता है कि मार्शल अकेडमी में एडमिशन होना कितनी बड़ी बात है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस एंगेजमेंट को खत्म कर दिया जाए क्योंकि हमारी बेटी तो मार्शल अकेडमी में जाने वाली है और आपका लू चैन ये एक बेकार लड़का है। 12 साल की उम्र तक पहुँच चुका है लेकिन अभी तक भी इसकी फाइटिंग स्पिरिट अवेकन नहीं हुई। यहाँ तक कि पूरे वुलिंग प्रोविंस को इस बारे में पता चल चुका है कि आपकी फैमिली का ये लड़का ये बेकार है, एक कचरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि लू चैन भी वहाँ पर चुपचाप बैठा अपनी सारी इंसल्ट सुन रहा होता है। तो यहीं पर जी फैमिली के पैट्रियार्च के साथ एक और लड़का होता है। तो इस लड़के का नाम ल्यू होता है और ये लड़का मार्शल अकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है क्योंकि मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेना कोई आम सी बात नहीं है। ये लड़का भी यहाँ पर इन सारे बड़ों में बात करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मार्शल अकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी मार्शल अकेडमी वालों ने यहाँ पर भेजा है जीरो को चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वो इतनी बड़ी जीनियस है या नहीं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा है कि जीरो वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस है। अब क्योंकि ये मार्शल अकेडमी की एक स्टूडेंट बनने वाली है और मेरी जूनियर है तो मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की एंगेजमेंट किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो कि बेकार है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेकन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि लू फैमिली के हेड को इस बारे में सोचना चाहिए। लू फैमिली के हेड यानी कि लू चैन के फादर वो भी इस लड़के की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। यहाँ पर हम सभी बड़ों में ये किस तरह बात कर रहा है लेकिन मुझे इसकी सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट है। काश मेरा बेटा भी मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट बन पाता, लेकिन क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो उनसे कहता है, ठीक है मैं आप लोगों की बात को समझ गया हूँ। अब जबकि मार्शल अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट ने हमसे ये बात की है, चलो ठीक है हम लोग इस एंगेजमेंट के बारे में भूल जाते हैं। जी फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, फैमिली हेड मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को गलत समझा है। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर इस एंगेजमेंट को कैंसिल करें, हम ये चाहते हैं कि आप इस एंगेजमेंट को कम्प्लीटली कैंसिल करें। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके बेटे ने मार्शल स्पिरिट को अभी तक अवेकन नहीं किया और आपका बेटा लू चैन हमारी बेटी जीरो के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो हमारा हीरो इतनी ज्यादा इंसल्ट करवाने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मिलकर बुली कर रहे हो सिर्फ इसी वजह से कि मैंने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं किया। फादर उसको उठता हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे फिर से नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि उठकर खड़े हो जाओ, अब तुम्हें बड़ों के सामने बैठने की तमीज नहीं है। लू चैन पीछे गिरने के बाद अपने फादर से कहता है,
है, फादर आप इन सभी के सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फादर उसे कहते हैं तुम मुझे दोबारा फादर मत कहना, तुम मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें गोद लिया था और जो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैं तुम्हारे जैसे कचरे को उठाकर अपनी फैमिली में ले आया। तुम्हारे ऊपर हम लोगों ने इतने सारे रिसोर्सेज को खर्च किया, लेकिन फिर भी तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं कर पाए। तुम हमारी लू फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग हो, इसलिए मेरी नजरों से दफा हो जाओ। लू चैन भी चिल्लाकर अपने फादर से कहता है, फादर जी आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। तो फादर यहाँ पर लू चैन से कहते हैं तुम्हारे जैसे कचरे की मेरी लू फैमिली में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पर सभी पैट्रियार्च के सामने ये फैसला करता हूँ कि लू चैन आज से हमारी लू फैमिली का हिस्सा नहीं है, जाओ और जहाँ से दफा हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ। तो लू चैन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और हंसकर कहता है, फादर यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने अपनी प्राइड की खातर, आपने अपनी राइवलरी की खातर और अपने फायदे को देखने की खातर अपने ही बेटे को अपने घर से निकाल रहे हैं, जो कि आपका सगा बेटा है, और आप यहाँ पर सभी के सामने कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। फादर उसे कहते हैं ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। यहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग कमजोर का शिकार करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी को भी ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम देना है तो अपने आप को देना चाहिए कि तुम अभी तक कल्टीवेशन को क्यों नहीं एक्टिवेट कर पाए। जी फैमिली के लोग भी इसी तरह भी देख रहे होते हैं कि ये दोनों बाप बेटा अब कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं। जबकि लू फैमिली के कुछ नौकर वहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक नौकर दूसरे से कहता है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मास्टर लू ने मास्टर लू चैन को यहाँ पर गोद लिया हुआ है, तो लगा था कि ये इनका अपना बेटा है। दूसरा उसे कहता है, हाँ इसी वजह से हमारे पैट्रियार्च इतने ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने लू चैन के ऊपर अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च किया है और अपने बेटे को यंग मास्टर का ओहदा भी दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल कचरा निकला। पिछले 12 सालों से लू फैमिली के हेड इस लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। लू चैन के फादर जी फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं, तो अब क्या तुम खुश हो? मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे ही चाहते थे। अब जबकि हमारी लू फैमिली में कोई भी यंग मास्टर नहीं रहा जिसका नाम लू चैन हो, तो फिर यहाँ पर मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी बेटी की और इस लू चैन की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। और साथ ही लू चैन के फादर दूसरी तरफ घूम जाते हैं। उसी वक्त जीरो आगे बढ़ती है। जीरो अपने हाथ में छोटा सा बॉक्स लेकर जाती है जिसके अंदर एक हीलिंग पिल रखी होती है। उस हीलिंग पिल को लू चैन के सामने करते हुए कहती है, इसके अंदर एक हीलिंग पिल रखी हुई है, इसको खा लो, तुम्हारे वुंड्स हील हो जाएंगे। लेकिन लू चैन उसके हाथ से उस हीलिंग पिल वाले बॉक्स को नीचे गिरा देता और कहता है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जीरो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लू चैन उसके हाथ से वो पिल गिराने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसी वक्त स्टूडेंट ल्यू आगे बढ़ता है और उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? उसने जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, वो तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर रही थी, लेकिन तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। ल्यू जैसे उसके बाजू को पकड़ता है तो लू चैन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने की वजह से उसके पास से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। वो उसे कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि उसके इस एहसान के बदले में उसके सामने अपना सर झुका दूं या फिर अपना माथा रगड़ूं, या फिर तुम चाहते हो कि मैं जी फैमिली वालों को इस बात के लिए थैंक यू बोलूं कि जिनकी वजह से मेरे फादर ने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया और मैं अपने घर से निकाला जा रहा हूँ। लू चैन गुस्से के साथ ये बात करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है कि ल्यू भी उसके हाथ को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से उसे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। लू चैन जाने से पहले उन सभी से कहता है, मेरी एक बात को याद रखना, एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम सभी लोग इस बात के लिए पछताओगे कि तुम सभी ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। और इतना कहने के बाद लू चैन वहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि वो स्टूडेंट ल्यू अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, बस थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस लड़के की बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा हैरान है, हालांकि उस लड़के ने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं किया। लू चैन को उसके घर से निकाल दिया गया है और वो बाहर गलियों में घूमता फिर रहा है। बारिश हो रही है, वहीं पर उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। वो उस टेम्पल के अंदर चला जाता है और वहीं पर बैठकर दोबारा से अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन हो जाए। लू चैन कहता है, तो मेरे फादर के कहने के मुताबिक मैं अडॉप्टेड हूँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, यानी गोद लिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और वाकई में उन्होंने मुझे गोद लिया है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो मेरे फादर नहीं है, इसलिए हम दोनों में फादर सन का कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे उनके लिए बुरा फील करने की क्या जरूरत है? साथ ही उसे अपने फादर की बात याद आती है। फादर उसे कहते हैं, तुम्हें इस सब के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए कि तुम अभी तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन क्यों नहीं कर पाए। लू चैन फिर से कोशिश करता है और कल्टीवेट करते हुए कहता है, मैं तुम सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कचरा नहीं हूँ, मैं भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर सकता हूँ। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आसमान के ऊपर बिजलियाँ चमक रही होती है और यहाँ पर टेम्पल के अंदर बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर सके। लू चैन अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है। लू चैन कहता है, हर बार मैं यहाँ पर आकर फेल हो जाता हूँ, मैं अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता हूँ लेकिन लेवल अप नहीं कर पाता, यानी मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाता। लू चैन कहता है, लेकिन इस बार मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे उन सभी को दिखाना है कि मैं कचरा नहीं हूँ। इस वक्त मेरी सोल अनप्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी सोल पावर को एक्टिवेट करने के बाद लेवल अप नहीं किया, हो सकता है कि मेरी सोल यहीं पर एक्सप्लोड हो जाए और
मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क लूंगा। क्योंकि उसे बार बार अपने फादर की और जी फैमिली के पैट्रियार्च की बातें याद आती हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम कचरा हो, तुम हमारी लू फैमिली के नाम पर एक दाग हो, तुम्हारी लू फैमिली में तुम्हारे जैसे कचरे की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लू चैन चिल्लाकर कहता है, मैं कचरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इस चांस को जरूर लूंगा, चाहे यहाँ पर एंड पर मैं मारी क्यों न जाऊँ, तो आज मैं मरूंगा या फिर मेरी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट होगी। लू चैन चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम लू को शैटर करके यहीं पर मर जाऊंगा या फिर मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर लूंगा। इसी वक्त आसमान से बिजली उसके ऊपर गिरती है और बिजली गिरने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद आसमान साफ हो जाता है और बादल भी रुक जाते हैं। लू चैन वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। लू चैन के हाथ के ऊपर फाइटिंग स्पिरिट निकली होती है। वो कहता है, क्या ये मेरी फाइटिंग स्पिरिट है? लगता है कि मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है कि अब तो मुझे मेरी फैमिली ने भी घर से निकाल दिया है। मेरी फैमिली के मुझे घर से निकालने के बाद मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई कि यहाँ पर अचानक मैंने अपने आप को लेवल अप कर लिया और मेरी फाइटिंग स्पिरिट अवेकन हो गई है। और फिर साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो लू चैन के बेहोश होने के बाद वहीं पर उसे सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त उसी टेम्पल के बाहर दो छोटे लड़के आते हैं और वो दोनों भिखारी होते हैं। वो उस टेम्पल का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आती हैं तो छोटे वाला अंदर आती कहता है, ब्रदर यहाँ पर तो कोई पहले से घुसा हुआ है। तो इन दोनों भिखारी बच्चों ने इस ओल्ड टेम्पल को अपना बेस बनाया हुआ है। मेरे भाई का नाम जाओ सैन होता है। जाओ सैन कहता है, इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बेस पर आकर चीजें चोरी करने की। तो वो जल्दी से बड़े गुस्से के साथ आगे बढ़ता है उसे देखने के लिए कि आखिर ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लू चैन तो वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। छोटा भाई उसके इशारा करते हुए कहता है, जाओ सैन क्या ये मर गया? जाओ सैन उसके सर में थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने कौन सा उसे चेक किया है? मुझे कैसे पता होगा कि वो जिंदा है या मरा हुआ है? फिर जाओ सैन आगे बढ़ता है और उसकी सांस को चेक करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का एक बहुत ही सीवियर ट्रॉमा में है क्योंकि इसकी सांस चल रही है लेकिन ये बेहोश है। ऊपर से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तो अब तक मर चुका होता। छोटा भाई जाओ सैन से कहता है, जाओ सैन मुझे लगता है कि ये एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर है। उसका भाई उसे कहता है, नहीं ये एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर कैसे हो सकता है? जरा इसकी एज तो देखो, इसकी एज हमारे जितनी है। इतनी सी एज में एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर कैसे बन सकता है? अगर वाकई में ये एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर होता तो ये यहाँ पर इस टेम्पल में क्या कर रहा होता? हम भिखारियों के टेम्पल में। इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी फैमिली होनी चाहिए थी जो इसको सपोर्ट करती और ये किसी फैमिली का यंग मास्टर होता। तो छोटे भाई का नाम जावू है। सैन जावू से कहता है, जावू मैं पोर्टोकैरी में जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से मुझे कुछ हीलिंग मेडिसिन मिल सकती है जिससे हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। जावू से कहता है, लेकिन ब्रदर आज हम लोगों ने बैगिंग करके ज्यादा पैसे नहीं कमाए, हमारे पास तो बस थोड़े से कॉइन्स हैं और इतने कॉइन्स के साथ हम लोग मुश्किल से खाना खरीद पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि इतने कॉइन्स से हम इसके लिए मेडिसिन ला सकते हैं? जाओ सैन उसे कहता है, छोटे मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा उसी की मदद करनी चाहिए जिसे मदद की जरूरत हो और इसकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले इसकी जान बचाते हैं, खाना बाद में देख लेंगे। और साथ ही वो बाहर निकल जाता है। जाओ भी इसके पीछे भागता है और कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लू चैन भी अपनी हल्की सी आंखें खोलकर उनको देख रहा होता है कि वो दोनों उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन हमारा रात के वक्त का होता है। वो दोनों भाई वहीं पर आकर बैठ जाते हैं और उसके लिए मेडिसिन लेकर आए होते हैं और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उन दोनों ने किसी से बहुत ज्यादा मार खाई है। जावू अपने बड़े भाई से कहता है, ब्रदर हमने मेडिसिन तो इसको खिला दी है लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? आयुष अभी तक उठा क्यों नहीं? जाओ सैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसकी रिकवरी बहुत ही आहिस्ता से होगी, इसको किस्मत पर छोड़ देते हैं। इसी वक्त उस टेम्पल के बाहर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ से बिजली गिरी थी। वहाँ पर सुराख होता है और उस सुराख के अंदर से बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट बाहर निकल रही होती है और यही ग्रीन कलर की फाइटिंग स्पिरिट ये हमारे हीरो की फाइटिंग स्पिरिट है। उचैन जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, वहीं पर बेहोश पड़े पड़े उसकी बॉडी ग्रीन कलर की फाइटिंग स्पिरिट से कवर हो जाती है। तो दोनों भिखारी बच्चे भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लू चैन की बॉडी जैसी उस फाइटिंग स्पिरिट के साथ कवर होती है, लू चैन अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद उसके पास उसकी एनर्जी आती है जो उसकी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है और उसका कलर ग्रीन होता है। लू चैन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, क्या ये है? क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी है? क्या ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है? लगता है कि मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और उन फाइटिंग स्पिरिट्स के कलर्स के बारे में बताता है या फिर ऐसा कह लें कि फाइटिंग स्पिरिट्स की टाइप्स के बारे में बताता है। कहानी सुनाने वाला कहता है, फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर 4 तरह की फाइटिंग स्पिरिट्स एनर्जीज होती हैं और वो चारों बीस्ट टाइप, वेपन टाइप, प्लांट टाइप और उनमें से चौथी मिस्टिकल एलिमेंटल टाइप होती है। तो जो बीस्ट टाइप की एनर्जी होती है उसमें मेनली इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और जो वेपन टाइप की होती है उससे कोई भी अपने वेपन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके स्पिरिचुअल वेपन्स बना सकता है। और प्लांट टाइप की एनर्जी को हीलिंग के लिए यूज किया जाता है और वो ग्रीन कलर की होती है। जबकि चौथी टाइप की जो एनर्जी होती है वो एलिमेंटल होती है, यानी कि उसमें आप लोग फायर वाटर को यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को। ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। कहानी सुनाने वाला कहता है, पहली तीनों एनर्जीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिनके पास ये तीनों फाइटिंग स्पिरिट्स हैं, लेकिन चौथी टाइप की फाइटिंग स्पिरिट को
ढूंढना तो भूसे के अंदर गिरी हुई सुई को ढूंढने के बराबर है। लू चेन अपनी फाइटिंग एनर्जी के कलर को देखकर कहता है, मुझे लगता है कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट प्लांट टाइप की है, लेकिन जिस तरह ये बेजोर्क होकर निकल रही है तो बीस्ट टाइप की लग रही है, क्योंकि प्लांट टाइप की एनर्जी होती तो ग्रीन कलर की है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी पहले इस तरह की प्लांट टाइप की एनर्जी नहीं देखी। ये तो बाकी सभी से थोड़ी बहुत डिफरेंट है। लू चेन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, यहाँ पर कुछ तो गलत है और मुझे समझ क्यों नहीं आ रही कि ये कौन सी फाइटिंग स्पिरिट है। और साथ ही लू चेन अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, और ऊपर से मेरी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हील हो चुके हैं। मेरी सोल जो कि टूट चुकी थी वो भी दोबारा से हील हो गई है। कहीं ये सब कुछ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ने तो नहीं किया। फिर लू चेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी हाथ पे रखता है और साथ ही उसे अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेता है और वो सारी की सारी फाइटिंग स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी बची कुछ बॉडी भी दोबारा से हील हो जाती है। और साथ ही रियल वर्ल्ड में वो अपनी आंखें खोलता है। वो दोनों भिखारी लड़के भी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेडिसिन ने काम कर दिया। जाओ सैन उसे कहता है, लड़के क्या तुम ठीक हो? चलो जल्दी से उठ जाओ। तो कह रहा, तुम्हें होश आ गई, हम काफी परेशान हो गए थे। लू चेन उन दोनों भाइयों से कहता है, क्या तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है? छोटा भाई उसे कहता है, हाँ तो और तुम्हारी जान कौन बचाएगा? क्या हम दोनों के अलावा तुम्हें यहाँ पर कोई और दिखाई दे रहा है? मेरे बड़े भाई ने जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई है। हम तुम्हें मेडिसिन नहीं देते तो अब तक तो तुम मर चुके होते। जाओ सैन के हाथ में एक राइस बॉल होता है। वो राइस बॉल को उसके सामने करते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो जल्दी से इसको खा लो। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारी जान किसने बचाई है, हम तो इसी बात से काफी खुश है कि तुम ठीक हो। लू चेन उनकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था कि ये कोई असैसिन्स हैं जिन्हें मेरी लू फैमिली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए, ताकि उनकी फैमिली के ऊपर जो दाग लगा है वो कम्प्लीटली मिट सके। कि ये दोनों तो यहाँ पर लगता है गली में मांगने वाले हैं। ये दोनों तो भिखारी लगते हैं। ये भिखारी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये तो अपनी जान को भी दांव पर लगाकर मुझे बचाना चाहते हैं और लगता है कि इन दोनों ने मार भी मेरी वजह से खाई है। लू चेन उसके हाथ से राइस बॉल ले लेता है और उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ सैन हंसते उससे कहता है, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो। आज इसको खा लो और उसके बाद आराम से सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा खाना लेकर आऊंगा। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, जाओ सैन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम वाकई में दोबारा उसी गली में जाने वाले हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज हमें वहाँ पर कितनी मार पड़ी है? तुम्हें पता है ना कि वो गली सिस्टर हांग के टेरिटरी है और हम लोग वहाँ पर जाकर भीख नहीं मांग सकते। आज उन्होंने हमें इतना ज्यादा पीटने के बाद ये सिर्फ एक वार्निंग दी है। अगली बार हम लोग उनके इलाके में गए तो वो लोग हमें मार मार कर मार ही डालेंगे। जाओ सैन खांसते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने हमें मारा है? और तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें पता है ना कि सिस्टर हांग की टेरिटरी में उस गली में जाकर हमें ज्यादा भीख मिलती है। यहाँ पर तो इतने लोग भी नहीं है, जबकि हमारे पास एक तीसरा बंदा भी है। अब हमारी फैमिली में एक और मेंबर आ गया है तो हमें इसे भी खाना खिलाना होगा। इसके लिए भी तो मांगना पड़ेगा, तो हमें सिस्टर हांग की गली में जाना ही पड़ेगा भीख मांगने के लिए। जाओ अपने भाई से कहता है, लेकिन ब्रदर अगर वो लोग हमें दोबारा से मिले तो हमें बहुत ज्यादा पीटेंगे और हो सकता है कि इस बार हमें मार डाले। जाओ सैन अपने छोटे भाई से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो जाओ सैन को किसी से भी डर नहीं है। मैं जहाँ पर जाऊँ उस गली में जाकर बैगिंग कर सकता हूँ, यानी वहाँ पर जाकर भीख मांग सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। लू चैन भी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। लू चैन वहीं पर बैठकर दोबारा से अपने आप को कल्टीवेट करता है ताकि वो अपनी सेल्फ हीलिंग को कंप्लीट कर सके। उसी वक्त लू चैन को बाहर से आवाज आती है। वो दोनों भाई वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार बड़े भाई जाओ सैन की हालत काफी ज्यादा खराब है। छोटे भाई ने उसे सहारा दिया होता है और उसे कहता है, जरा संभल कर चलो। लू चैन जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है, तुम दोनों को क्या हुआ? वो जाओ सैन को अंदर ले आते हैं और आकर लिटा देते हैं। लू चैन उसके कपड़ों को हटाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं। किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होता है। लू चैन छोटे भाई से पूछता है, आयुष ये सब कुछ इसके साथ किसने किया है? जाओ लू चैन को बताता है कि हम लोग भीख मांगने के लिए गए थे सिस्टर हांग की टेरिटरी में और वहाँ पर जाने के बाद कुछ लोगों ने हमें पीटना शुरू कर दिया और वो सारे सिस्टर हांग के लोग थे। वो लोग भी भिखारी हैं, लेकिन वो लोग हमें अपनी गली में भीख नहीं मांगने देते। जाओ सैन ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। उन्होंने हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा। जाओ सैन को तो कुछ ज्यादा ही पीटा है। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो जिस सिस्टर हांग की बात कर रहा है वो सिस्टर हांग लू फैमिली की है। कहता है कि हमारे लू फैमिली वाले इतने ज्यादा बदमाश हैं कि वो इन भिखारियों को अपनी गली में भीख भी नहीं मांगने देते। मैंने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सुना? लू चैन अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए जाओ सैन की बॉडी को हील करने की कोशिश करता है। लू चैन कहता है, जब मैं अपनी माइंड के अंदर था उसी वक्त मुझे महसूस हुआ था कि मेरी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो किसी को भी हील कर सकती है, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी मेरी फाइटिंग स्पिरिट से ही हील हुई है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि अगर मेरे पास प्लांट टाइप की एनर्जी है तो ये किसी को हील कैसे कर सकती है? लू चैन इसी बारे में सोच रहा होता है। लू चैन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक सोल हीलर बन गया हूँ? तो यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला सोल हीलर के बारे में बताता है। वो कहता है कि सोल हीलर और स्पिरिट डिवाइस मास्टर ये दो बहुत ही स्पेसिफिक मास्टर्स हैं और जो लाखों करोड़ों में एक होते हैं। फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स के दरमियान में भी एक सोल हीलर को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि सोल हीलर के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक सोल हीलर इतना ज्यादा पावरफुल हो कि अपने 9th लेवल तक पहुँच
पहुंच जाए तो वो तो एक मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। और यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में अगर कोई सोल हीलर होता है तो उसे गॉड के बराबर ही समझा जाता है। उसे समझा जाता है कि उसके पास डिवाइन पावर्स हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। इसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। अगर इसको कम्प्लीटली हील करना है तो हमें ब्रोकन बोन पिल चाहिए होगी। इसकी मदद के बिना हम लोग इसकी हड्डियों को दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। ज़ावू ब्रोकन बोन पिल का सुनते ही रोना शुरू कर देता है और कहता है ब्रोकन बोन पिल तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। मेरे जैसा मांगने वाला अगर सारी जिंदगी भी मांगता रहेगा तभी ब्रोकन बोन पिल को नहीं खरीद पाएगा। अब मुझे ये ब्रोकन बोन पिल कहाँ से मिलेगी? मेरा भाई तो मर जाएगा। लू चैन छोटे भाई की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और फिर वो ज़ाओ सैन की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लू चैन कहता है लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम दोनों की ये हालत मेरी वजह से हुई है क्योंकि तुम दोनों उस गली में मांगने के लिए मेरी वजह से गए थे ताकि तुम लोग मुझे अच्छा खाना दे सको। मैं तुम्हारे भाई के लिए ब्रोकन बोन पिल लेकर आऊंगा। और लू चैन उसे इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। लू चैन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए आ रहा है जो कि किंग फेंग हाउस में रहता है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन किंग फेंग हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके साथ उसके 2 दोस्त बैठे होते हैं। एक लू फैमिली का यंग मास्टर है और एक मू फैमिली का यंग मास्टर है, जबकि लू चैन के दोस्त का नाम वू यांग होता है, यानी कि वो वू फैमिली का यंग मास्टर है। वू यांग अपने दोनों दोस्तों से कहता है ब्रदर मू ब्रदर वू तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम लोग मुझसे अचानक क्यों मिलने के लिए आए हो? तो लू कुन उसे कहता है क्या तुमने जी फैमिली के पैट्रियार्च की बेटी जीरू के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा अच्छी है और वो अभी से अपने 5th लेवल पर है और साथ ही उसे मार्शल अकेडमी में भी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी की वेपन टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है। मूली उसे कहता हाँ मैं भी तुम्हें इसी बारे में बताने वाला हूँ। जीरू बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, यहाँ तक कि मार्शल अकेडमी वालों ने उसके टैलेंट्स को देखते हुए उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन देने का सोचा है। बहुत ही जल्दी वो मार्शल अकेडमी में जाने वाली है। इसकी वजह से हमारे वुलिंग प्रोविंस में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं उन सभी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो इकलौती लड़की है जो कि मार्शल अकेडमी में जाने वाली है और हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा यंग मास्टर नहीं है जो कि मार्शल अकेडमी में जा सके। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और अगर हम में से कोई उस लड़की को बटा लेता है हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वू यांग उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर मुझसे इसीलिए बात करने के लिए आए हैं, मैं भी इन दोनों के साथ मिल जाऊँ। इन दोनों फैमिलीज ने आपस में हाथ मिला लिया है ताकि ये फैमिली से निमट सके। साथ ही ये हमारी फैमिली को भी सब में खींचना चाहते हैं। लगता है कि इन सभी का कोई ना कोई प्लान है। वू यांग अपने दोनों दोस्तों से कहता है तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी फैमिली एक बिजनेस टाइप की फैमिली है, हम लोग इस तरह के काम नहीं करते, हमें मार्शल आर्ट्स में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसी वक्त एक नौकरानी अंदर आती है और वो सीधी आकर वू यांग के कान में बताती है कि तुम्हारा दोस्त लू चैन यहाँ पर आया हुआ है और कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लू चैन का नाम सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर लू चैन से मिलने के लिए चला जाता है। लू चैन उसके रूम में खड़ा होता है। वो जल्दी से अंदर आता है और उसे कहता है लू चैन तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर से निकालने के बाद इन लोगों ने तुम्हें मरवा दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखकर काफी खुश हुआ हूँ। लू चैन अपने दोस्त से कहता है वू यांग मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, अब मुझे मना मत करना। वू यांग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम मेरे दोस्त हो और ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर मांगने का लफ्ज यूज करना पड़ा। लू चैन उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने पास से फाइटिंग स्पिरिट हैंड बुक्स दो जो तुम्हारी वू फैमिली ने अपनी कलेक्शन के अंदर रखी हुई है। मुझे वो हैंड बुक्स चाहिए जिनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है और साथ ही मुझे एक ब्रोकन बोन पिल भी चाहिए। वू यांग उसे कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि मेरी वू फैमिली के अंदर जितने भी फाइटिंग स्पिरिट हैंड बुक्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पेशल हैं और वुलिंग प्रोविंस में तुम्हें इस तरह की बुक्स और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वू फैमिली ने खुद इकट्ठी की है। तो ब्रोकन बोन पिल काफी ज्यादा महंगी है और एक रेयर एलिक्सर है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए, इसी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। अगर तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए तो तुम्हें वो हैंड बुक्स किस लिए चाहिए? लू चैन उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं लू फैमिली को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता? क्या लू फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी? अगर लू फैमिली वाले मुझे कचरा समझते हैं तो क्या अब तुम भी मुझे कचरा समझोगे? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वू यांग हंसते हुए से कहता है ब्रदर लू तुम तो गुस्सा कर गए, यहाँ पर तुम्हें ओवर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस कुछ अफवाहें सुनी थी। लू चैन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम भी बाकी सभी की तरह मुझे बेकार समझते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं आखिर कितने लायक हूँ। और साथ ही वो उसे जोर से धक्का देता है, पीछे दीवार के साथ पटक देता है। उसका दोस्त पीछे दीवार के साथ पटकता है और साथ ही उठने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो और सिर्फ इसी वजह से कि मैंने तुम्हें ब्रोकन बोन पिल और हैंड बुक्स नहीं दी। लू चैन साथ ही अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे हील
हील करना स्टार्ट करता है। पहले जो कि उसका दोस्त गुस्सा हो रहा था वो वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है ये क्या, मेरी तो सारी इंजरीज हील हो गई हैं। फिर वो लू चैन की तरफ देखता है, क्या है ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से निकल रही है। वो उसे कहता है ब्रदर लू, क्या तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर लिया? ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर तो लगता है कि तुम एक सोल हीलर बन गए हो। लू चैन कहता, हाँ मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं एक सोल हीलर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी एनर्जीज किसी को भी हील कर सकती हैं। और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास जितनी भी सोल एनर्जी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, सिर्फ लेवल 2 तक ही मैं अपने आप को लेवल अप कर सका हूँ। वो जोंग से कहता है तुम्हारे बारे में जितनी भी अफवाहें थी कि तुम बेकार हो, तुम एक कचरा हो, वो सारी गलत है। तुम अभी सिर्फ 12 साल के हुए हो और अभी तक तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक पहुंचा लिया है। तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लू फैमिली वाले पागल हैं या फिर बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारे जैसा जीनियस तुम्हारे वूलिंग प्रोविंस में और कोई भी नहीं है। तो ऊपर से हो सकता है कि तुम फ्यूचर में एक सोल हीलर बन जाओ, तुम्हारे पास डिवाइन पावर्स हैं। तुम्हारे लू फैमिली वाले तुम्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी लू फैमिली को ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते थे। लू चैन अपने दोस्त को बताता है कि मेरी लू फैमिली को अभी तक इस बारे में नहीं पता। उन्होंने जब मुझे घर से निकाला था तब मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया था। वो जोंग हंसते हुए उससे कहता है अगर तुम्हारी लू फैमिली को इस बारे में नहीं पता और तुम्हारी लू फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो क्यों ना तुम मेरी वू फैमिली को ज्वाइन कर लो, मेरे भाई बन सकते हो। लू चैन उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन क्यों करूँगा। वो जोंग उसे कहता है लगता है कि तुम्हें अभी इस बारे में नहीं पता, बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अकेडमी वाले आ रहे हैं एडमिशन के लिए। हालांकि वो मार्शल अकेडमी वाले नहीं है, लेकिन मार्शल अकेडमी से कम भी नहीं है। तुमने सुना होगा मार्शल अकेडमी के बाद एक दूसरी अकेडमी बनी थी जिसका नाम फर्स्ट अकेडमी है। फर्स्ट अकेडमी मार्शल अकेडमी के बाद बनी थी, लेकिन वो भी मार्शल अकेडमी से किसी तरह भी कम नहीं है। मार्शल अकेडमी से कुछ जज बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे वूलिंग प्रोविंस में आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ हमारे वूलिंग प्रोविंस में बच्चों का टेस्ट लेंगे और सिर्फ 3 ही बच्चों को अपनी अकेडमी में एडमिशन देंगे। तुम्हारे टैलेंट को देखकर तो लगता है कि उन 3 बच्चों में तुम भी अपनी जगह बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन जाकर टेस्ट दो, हो सकता है कि तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए फर्स्ट अकेडमी में। लू चैन भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फर्स्ट अकेडमी जो कि मार्शल अकेडमी के बाद बनी थी और टियांडो रीजन में बहुत ही पावरफुल अकेडमी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। मार्शल अकेडमी के बाद उसका 2nd नंबर है। वो जोंग उसे कहता हाँ मैं उसी अकेडमी की बात कर रहा हूँ। वो लोग यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से मार्शल अकेडमी वालों ने अपने आप से आगे नहीं निकलने दिया और हर बार वो फाइट में मार्शल अकेडमी से हार जाते हैं। इसी वजह से इनकी अकेडमी की रेटिंग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी टेंडो किंगडम में इनकी अकेडमी सबसे बेस्ट है। अगर तुम इस अकेडमी में चले जाते हो और तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो मेरी वो फैमिली की तरफ से जाते हो तो फिर हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाएगा, यानी कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुमने एग्जामिनेशन को पास कर लिया, इसमें एडमिशन लेने के काबिल पाए गए तो तुम्हें वहाँ पर इनाम दिया जाएगा और इनाम में तुम्हें मेरिडियन एक्टिवेशन पिल दी जाएगी। तो यहाँ पर कहानी सुनाने वाला मेरिडियन एक्टिवेशन पिल के बारे में बताता है। वो कहता है ये एक स्पेशल पिल है, ये एक लेवल 2 की सोल पिल है। इसको निकलने से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेरिडियंस होती हैं उन सभी के चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी पूरी बॉडी के अंदर बह सकती है, वो भी आसानी के साथ। और ये वाली पिल उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो कि अपनी सोल पावर को कल्टीवेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरिडियन एक्टिवेशन पिल्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, इसी वजह से किसी भी बाजार में ये आपको बिकती हुई दिखाई नहीं देंगी। बहुत सारी रिच फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इसको अफोर्ड कर पाती हैं। इसके अलावा अपनी भी छोटी फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दोनों अभी अपने रूम में खड़े बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से नौकरानी की आवाज आती है। वो उसे कहती है यंग मास्टर वो आपके दोनों दोस्त वहाँ पर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको वापस बुला सकूं। वो जोंग अपनी नौकरानी से कहता है जाकर उनको बता दो कि मेरे पास अभी उनके लिए टाइम नहीं है, मैं अपने गेस्ट के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा गेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको बोलो कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वापस चले जाएं, बाद में आ जाएं मुझसे मिलने के लिए। नौकरानी कहती है ठीक है मैं उनको जाकर कह देती हूँ। लू चैन अपने दोस्त से कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर एक डेडली फाइट में हिस्सा लूँ, क्योंकि जब अकेडमी वाले लोग यहाँ पर आएंगे सीट सिर्फ 3 है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यंग मास्टर्स हैं जो कि उस सीट को हासिल करने के लिए आपस में फाइट करेंगे और बहुत सारे ऐसे यंग मास्टर होंगे जो इस फाइट के दौरान मारे जाएंगे। तो मेरा फिलहाल मरने का कोई इरादा नहीं है और ना ही तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करने का। मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे दे दो। वो जोंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो वापस मेरे पास आ जाना। और साथ ही वो ताली बजाता है, नौकर से कहता है मास्टर लू चैन ने जो कुछ भी कहा है वो सारी चीजें ले आओ। और थोड़ी देर के बाद नौकर अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आता है जिसके अंदर एक हैंडबुक रखी होती है और उसके साथ ही टोकन बोन पिल भी रखी होती है। लू चैन उन दोनों चीजों को उठा लेता है और अपने दोस्त से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं
यहाँ से जा रहा हूँ। उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती के बदले में इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फ्यूचर में मुझे अपने साथ याद रखना जब तुम एक बहुत ही अच्छे सोल हीलर बन जाओगे। और साथ ही उसका दोस्त अपने पास से एक थैली निकालता है, उस थैली के अंदर 100 गोल्ड कॉइन्स होती हैं। वो उसे कहता है ये 100 गोल्ड कॉइन्स हैं, ये भी तुम अपने पास रख सकते हो। लू चैन उसे कहता है मैं लू चैन तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा, जब मैं एक महान मास्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इतना कह के लू चैन वहाँ से वापस चला जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू चैन अपने भिखारी दोस्त जाओ सैन के लिए ब्रोकन बोन पिल और अपने लिए हैंडबुक लेने के ब्रोकन बोन पिल की मदद से ब्रदर जाओ सैन बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा और सिर्फ 1 ही महीने वो दोबारा से चलना शुरू कर देगा। लू चैन अभी चलता हुआ जा ही रहा होता है कि उसी वक्त वू योंग का दोस्त मूली उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे समझ आए कि यंग मास्टर वू ने हम दोनों को जाने का क्यों कह दिया और उसके पास कौन सा इम्पोर्टेंट गेस्ट आया हुआ था, जहाँ पर तो लू फैमिली का कचरा आया हुआ है। साथ ही मूली उससे कहता है सॉरी मुझे माफ करना, पर तुम तो लू फैमिली के बहुत बड़े जीनियस हो। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है। लू चैन गुस्से के साथ उसे कहता है कुत्ते कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ। मूली उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि लू चैन को बहुत ही अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। लू फैमिली का कचरा यहाँ पर हमारे सामने बात करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त लू चैन का कजन पीछे से निकलता है और वो लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप करते हुए अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा होता है और साथ ही वो लू चैन के ऊपर अपनी पाम से अटैक करता है। लेकिन लू चैन अपनी मुंडी को साइड पर घुमाते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और अपने आप को उसके अटैक से बचा लेता है। लू कुन भी सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लू चैन कहता है अब ये कमीना लू कुन यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे तो लगा था कि दोबारा लू फैमिली के किसी बंदे से सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि इन सभी को कुचल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लू कुन भी गुस्से के साथ उसे कहता है कचरे कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर कचरा किसको कह रहे हो, तुम हमारी फैमिली के सेकंड एल्डर के ग्रैंडसन नहीं होते, मेरे कजिन नहीं होते, तो मैंने अभी तक तुम्हारे पर अटैक कर दिया होता और तुम्हारी टांगे तोड़ दी होती। लू कुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि मूली उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें इसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक कचरा है। मूली फिर से लू चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तो सुना था कि जब ये 3 साल की उम्र का था तभी से इसने अपनी स्पिरिट ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था ताकि ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर सके, और जब ये 6 साल की उम्र तक पहुंचा तब इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट किया। लेवल 1 का स्पिरिचुअलिस्ट बन चुका था। लेकिन ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि अब ये 12 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। लगता है किसी ने मजाक किया था। इसको तो कचरा नहीं बल्कि इसको जीनियस कहना चाहिए, क्योंकि 3 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है। लू कुन अपने दोस्त से कहता है तुमने बिल्कुल गलत सुना है, ये बात तो ठीक है कि 3 साल की उम्र से ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन करने की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन 12 साल की उम्र तक पहुँचने तक इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। इसी वजह से इसे लू फैमिली से किक मारकर बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक इसका बाप भी इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर रहा है। री फैमिली के साथ इसकी जो एंगेजमेंट थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। लू कुन गुस्से के साथ लू चैन से कहता है अगर तुम मुझसे मार नहीं खाना चाहते तो जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ। लू चैन लू कुन से कहता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ वेस्ट कर सकूं। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे वो वहाँ से जाने लगता है लू कुन अपने पाँव के अंदर दोबारा से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लू चैन ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और जंप करके पिछली साइड पे चला जाता है। और फिर साथ ही वो घूर कर लू कुन से कहता है लू कुन मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा मजबूर मत करो। लू कुन जल्दी से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और अपने पास एक वेपन बना लेता है। इसका नाम फायर रॉड होता है और वो लू चैन से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से घर में मेरी पोजीशन क्या है। तुम्हें यंग मास्टर बनाया गया, हालांकि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। शुरुआत से ही हमारी फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हें बहुत ज्यादा फेवर किया है और तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए, लेकिन आखिर पर तुमने क्या किया, तुम्हारे पास तो कोई भी टैलेंट नहीं, तुम तो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को भी अवेकन नहीं कर पाए। तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था। अब जबकि तुम एक कचरा साबित हो चुके हो और तुम्हें तुम्हारी लू फैमिली से निकाल दिया गया है और तुम यंग मास्टर भी नहीं रहे, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह एटीट्यूड के साथ एक यंग मास्टर बनने की। लू कुन उसे कहता है आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, तुम्हारी औकात मेरी नजरों में क्या है। और साथ ही वो उसे कहता है ये मेरा एक स्पेशल वेपन है जो मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट से बनाया है, इसका नाम द फ्लोइंग फायर रॉड है। चलो देखते हैं कि तुम इसको कैसे डॉज करते हो। लू चैन उसके फायर रॉड की तरफ देखता और कहता है इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को मैनिफेस्ट करके एक वेपन बनाया है, लगता है कि इसके पास मर्डरस इंटेंशन है, यानी कि ये मुझे मारना चाहता है। लू कुन बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए अपने फायर रॉड के साथ लू चैन के ऊपर अटैक कर
देता है, लेकिन लू चैन अब अपने हाथ को अपनी फाइटिंग स्पिरिट से कवर करता है और उसके फायर रॉड को अपने हाथ से रोक लेता है। ये देखकर तो लू कुन और मूली दोनों ही बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा होना नामुमकिन है, फायर रॉड को ये अपने हाथ से कैसे पकड़ सकता है। लू चैन ने उसके फायर रॉड को अपने हाथ में पकड़ा होता है। साथ ही लू चैन अपने हाथ को साइड पर झटकता है, जिससे उसकी रॉड के साथ ही लू कुन को भी पटक देता है। लू कुन दीवार के साथ जाकर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिर्फ एक ही मूव में लू कुन बेचारे की हालत खराब हो गई है। लू कुन उसे पीछे गिराने के बाद अपने हाथ झाड़ते हुए वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि मूली उसी की तरफ देखकर बहुत सा घबराया हुआ होता है और कहता ऐसा कैसे हो सकता है। लू फैमिली वाले कहते हैं कि ये कचरा है, लेकिन एक कचरा किसी के फ्लोइंग रॉड को अपने हाथ में कैसे पकड़ सकता है। गली में जितने भी लोग होते हैं वो सारे भी ये देखकर बहुत सा हैरान होते हैं कि लू चैन ने सिर्फ एक ही मूव के साथ अपने कजिन को हरा दिया। वो सारी कह रहे होते हैं इसके फैमिली वाले इसे कचरा कहते हैं, लेकिन इसका टैलेंट तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। तो नेक्स्ट सीन फिर से उसे टूटे हुए टेम्पल का दिखाया जाता है। लू चैन वापस उस टेम्पल में आ जाता है और आकर जाओ सैन को ब्रोकन बोन पिन खिला देता है और वो लोग वहीं पर आग जलाकर बैठे होते हैं। जाओ सैन की हालत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। लू चैन उसका हाथ पकड़कर उसको चेक करता है और कहता है ब्रदर जाओ सैन, तुम्हारी हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें फिर भी रेस्ट करनी चाहिए ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। जाओ सैन काफी ज्यादा खुश होता है और लू चैन से कहता है तुमने मुझे जो ब्रोकन बोन पिल दी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, अभी सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं और मेरी बॉडी काफी हद तक हील हो चुकी है। फिर साथ ही जाओ सैन हंसते हुए लू चैन से पूछता है लू चैन तुम उस ब्रोकन बोन पिल को लेकर कहाँ से आए थे और साथ ही तुम इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आए हो। लू चैन उसे कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने दोस्त के पास गया था, मेरे दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं, उसी ने मुझे ये सारा खाना भी दिया और ब्रोकन बोन पिल भी दी। जाओ सैन उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम हमारे पास नहीं होते तो मैं तो अब तक मर चुका होता। लू चैन उसे कहता है ब्रदर जाओ सैन अब मुझे ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम सारी जिंदगी सिर्फ भीख ही मांगना चाहते हो। जाओ सैन उसे कहता है हम लोग भीख मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं है और तुम्हें पता है कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में किसी के पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती तो किस तरह ट्रीट किया जाता है। जहाँ तक कि हमारे जैसे लोग जिनके पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती उन्हें तो यहाँ पर मजदूर का काम भी नहीं दिया जाता। हम सभी लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए जाते हैं, हमें तो यहाँ पर इंसान भी नहीं समझा जाता। तो यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। लू चैन अपने पास से गोल्ड कॉइंस वाली वो थैली निकालता है और उसे कहता है मेरे पास कुछ गोल्ड कॉइंस हैं, तुम लोग यहाँ पर भीख मांगना बंद करो, मैं चाहता हूँ कि इन गोल्ड कॉइंस की मदद से तुम अपनी कोई शॉप ले लो और अपना काम शुरू करो। जाओ सैन उसे कहता है हम तुमसे ये पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग कोई भी कारोबार शुरू कर लें कोई भी हमारे पास नहीं आएगा और ऊपर से लोग भिखारी हैं, इतना सारा पैसा हम लोग संभाल भी नहीं सकते, कोई भी हमसे ये सारा पैसा छीन लेगा और हमें फिर से भिखारियों की तरफ भीख मांगना पड़ेगी, तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग भीख मांगते ही रहें। लू चैन उनकी बात सुनने के बाद कहता है तो आज मुझे पता चला कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर से लोग जिनके पास फाइटिंग स्पिरिट अवेकन नहीं होती वो लोग क्या करते हैं और उनकी जिंदगी कैसी है, तो यहाँ पर इंसान भी नहीं समझा जाता। मैं इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट सीन लू फैमिली का दिखाया जाता है। लू चैन के फादर के पास कोई बंदा आता है और उन्हें इस बारे में बताता है तो उसने गली में क्या देखा। लू चैन के फादर कहते हैं क्या तुम वाकई में सच कह रही हो, क्या वो लू चैन ही था, क्या लू चैन ने उसके फायर रॉड को अपने हाथ से पकड़ा था और साथ ही अब एक ही मूव के साथ उसने लू कुन को हरा दिया। और लू कुन के दादाजी भी उनके पास ही खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये बात सच है, लू चैन ने वाकई में वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को शो किया है। तो लू फैमिली के हेड के साथ दो एल्डर्स होते हैं, एक तो लू कुन के दादाजी हैं और दूसरे पता नहीं कौन है। तो साथ वाले एल्डर कहते हैं हमारे लू कुन की फाइटिंग स्पिरिट लेवल 1 की फाइटिंग स्पिरिट है, हमारी फैमिली में उसे काफी जीनियस लड़का माना जाता है। अगर हमारे लू चैन ने उसको सिंगल मूव में हरा दिया है तो इसका मतलब तो ये है लू चैन की फाइटिंग स्पिरिट का लेवल लू कुन की फाइटिंग स्पिरिट से ज्यादा है। मुझे लगता है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट का लेवल 2 होगा। लू चैन के फादर उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं किसी को भेजो और जाकर लू चैन को ढूंढो, उसे ढूंढकर मेरे पास वापस लेकर आओ। लू कुन के दादाजी चिल्लाकर कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि जब आपने अपने लू चैन को घर से निकाला था तो सारे रिश्ते खत्म किए थे, उसी वक्त जी फैमिली की लड़की आगे बढ़ी थी उसकी हेल्प करने के लिए और मुझे लगता है कि वो उनके साथ मिल गया होगा और उनकी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि वो इस वक्त अपनी लू फैमिली से बहुत ज्यादा नाराज है और इसी वजह से उसने लू कुन के ऊपर भी अटैक किया होगा। उनके दूसरे एल्डर उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस बात से डर रहे हैं कि अगर लू चैन वापस आ जाता है तो वो आपके पोते लू कुन की जगह ले लेगा और दोबारा से यंग मास्टर बन जाएगा। यहाँ पर आप जानबूझकर लू चैन के कैरेक्टर के ऊपर दाग लगा रहे हैं, आप उसे जी फैमिली के साथ मिला रहे हैं ताकि पैट्रियार्च अपने फैसले को बदल दे और लू चैन को वापस न आने दे। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लगता है कि हम सभी को उस लड़के ने बेवकूफ बनाया है, शुरुआत में उसके पास फाइटिंग स्पिरिट अवेकन थी, वो इस फैमिली से जान छुड़ाना चाहता होगा और जी फैमिली में जाना चाहता होगा। एल्डर उनकी बात को इग्नोर करते हुए पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च मुझे लगता है कि ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, बाप बेटे के दरमियान में अक्सर झगड़ा हो जाता है, अगर आप पर्सनली उसके पास जाएंगे और उसे मनाएंगे तो वो वापस घर आ जाएगा और हमारे लू फैमिली का दोबारा से यंग मास्टर बन जाएगा। हमें इस तरह के टैलेंट को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 12 साल का है और अभी से वो अपने लेवल
लेवल 2 पर पहुंच चुका है, तब वो जवान हो जाएगा और उसकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ेगी। उसका लेवल एक पैटर्न सेंट तक पहुंच सकता है। जी फैमिली की जीरो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज उसकी सारी बातें सुनने के बाद जल्दी से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं, जाओ और जाकर लू चैन को ढूंढ कर लाओ, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे ढूंढ कर मेरे पास वापस लेकर आओ, चाहे तुमको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसे मेरे पास लेकर आओ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू फैमिली के पैट्रियार्च अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं, जाओ जाकर लू चैन को ढूंढ कर लाओ, चाहे उसे कैसे भी ढूंढ कर लाओ, उसे मेरे पास वापस लेकर आओ, मैं उसे मना लूंगा और उसे अपनी फैमिली का यंग मास्टर बना दिया जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में लू चैन का सीन दिखाते हैं। रात के वक्त लू चैन उस हैंडबुक को खोलता है, उससे और ज्यादा बुक्स लेनी होंगी। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त किंग फेंग हाउस का सीन दिखाते हैं। लू चैन अपने दोस्त से मिलने के लिए वापस आता है। वो गली में चलता हुआ जा रहा होता है। उसी वक्त एक छोटी लड़की जो कि भिखारी होती है, वो लू चैन के कपड़ों को खींचती है। लू चैन पीछे की तरफ देखता है तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है, साथ ही उस लड़की की आंखें चमक रही होती हैं। वो यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करते हुए लू चैन को हिप्नोटाइज कर देती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर क्या तुम मुझे चैरिटी के तौर पर एक गोल्ड कॉइन दोगे। लू चैन जो कि उसके वश में है, वो जल्दी से अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है और उस छोटी लड़की के कटोरे में डाल देता है। वो लड़की उसे कहती है, बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो भागती वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी वक्त लू चैन की फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट होती है और लू चैन की बॉडी के ऊपर से हिप्नोटिज्म का असर खत्म हो जाता है। लू चैन अपने आसपास देखता है और कहता है, अभी अभी हुआ क्या था। हालांकि मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन कर लिया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी भिखारी बच्ची मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना गई। आदि लू चैन कहता है, अगर मेरी फाइटिंग स्पिरिट मुझे हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं निकालती तो मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने अपने गोल्ड कॉइन को खो दिया है। फिर वो उसे आसपास ढूंढना शुरू करता है और कहता है, अगर ये लड़की एक असैसिन होती तो इस लड़की ने तो अब तक मुझे मार दिया होता है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो लड़की वहीं पर भीड़ में गुम हो जाती है। फिर लू चैन वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है। वो दोनों अंदर चल के बैठ जाते हैं। लू चैन उसकी हैंडबुक को वापस करने के लिए आया है और साथ ही उसे कहता है, इस हैंडबुक के अंदर तो बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक हैंडबुक है जिसके अंदर सारी की सारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है, या इसके अलावा भी है। वू जोंग अपनी तारीफ करते हुए उसे कहता है, वैसे तो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी फैमिली ने पिछले कई सालों से इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है और इसकी ये हैंडबुक बनाई है, और फाइटिंग स्पिरिट के बारे में हमारे पास सिर्फ यही एक हैंडबुक है। मुझे नहीं लगता कि वुलिंग प्रोविंस में तुम्हें ऐसी और कोई फैमिली मिलेगी जिसके पास इस तरह की इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। सिर्फ हमारे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। लू चैन उसे कहता है, वाकई में तुम्हारी ये हैंडबुक बहुत ज्यादा अच्छी है और इससे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। साथ ही अंदर से लू चैन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इसके पास और कोई भी इस तरह की हैंडबुक्स नहीं है और मेरा यहाँ पर आना बेकार रहा। वू जोंग उसकी तरफ देखने के बाद फिर से उसी बात को छेड़ देता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वन अकेडमी वाले यहाँ पर आने वाले हैं, कि वो यहाँ पर एक टेस्ट लेने के बाद 3 बच्चों को रिक्रूट कर सके। बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आएंगे और कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। और मुझे पता है कि जितना टैलेंट तुम्हारे पास है, अपने टैलेंट के बिना पर इस टेस्ट को पास कर सकते हो और उन तीनों स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट तुम्हें मिल सकती है। क्या तुम अपनी लू फैमिली के नाम से कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगे। लू चैन लू फैमिली का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो, दोबारा लू फैमिली का नाम भी मेरे सामने मत लेना। लू फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता और तुम्हें लगता है कि मैं उनके नाम से इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। साथ ही वो गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर वही छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि एक और बंदे को ठग रही होती है। लू चैन उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, लगता है कि इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। ये लड़की तो दिन दिहाड़े लोगों को लूट रही है और इसी तरह अगर करती रही ये तो पूरी गली को कंगाल कर देगी। तो वो छोटी लड़की दोबारा से एक बंदे से गोल्ड कॉइन लेने के बाद बड़ी खुश होती है और भागती हुई जा रही होती है। उसी वक्त लू चैन सामने से निकलता है। वो लू चैन को देखती है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, चलो इसे फिर से बेवकूफ बनाते हैं। और वो भागती हुई लू चैन के पास जाती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे 1-2 गोल्ड कॉइन्स दे दो। लू चैन अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसे ऐसे दिखाता है कि वो उसे अपने पास से कुछ कॉइन्स देने लगा है, लेकिन जैसे ही वो उसके कटोरे के पास अपना हाथ लेकर जाता है, वो उसके कटोरे के अंदर से 4-5 गोल्ड कॉइन्स को उठा लेता है और उठाते ही अपनी जेब में रख लेता है और उसे कहता है, तुमने पहले मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे मेरा एक गोल्ड कॉइन ले लिया, उसके बदले में इतनी कीमत ठीक रहेगी। फिलहाल मैं इतने ही ले लेता हूँ और बाद में तुम्हें मुझे और भी ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। वो छोटी लड़की उसे कहती है, बिग ब्रदर ये तुम कौन सी बात कर रहे हो, जिन को तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। साथ ही वो वहाँ से खिसकने लगती है। लू चैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम भाग कहाँ पर रही हो, यहीं पर रुको। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर लोगों को ठग रही हो। लू चैन जैसे उसके बाजू को पकड़ता है तो साथ ही उसकी स्पिरिट भी एक्टिवेट होती है। लू चैन कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर सोल पावर है, यानी कि इस लड़की ने इतनी कम उम्र में ही अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है। तो वो छोटी लड़की नाटक करते हुए
हुए रोना शुरू कर देती है और कहती है बिग ब्रदर जिन जिन को जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। वो रोना शुरू करते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लू चैन को तो पहले से जानते हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि लू फैमिली का कचरा, पहले तो इसे फैमिली से निकाल दिया गया क्योंकि ये कचरा है और अब ये यहाँ पर आकर भिखारी लड़कियों को भी तंग कर रहा है और एक छोटी सी बच्ची को। जिन जिन जैसे ही देखती है कि ये सारे लोग उसकी साइड पर बात कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है बिग ब्रदर प्लीज जिन जिन को जाने दो, अगर तुम्हें मुझे भीख नहीं देनी तो ना दो, लेकिन कम से कम मुझे मारो तो मत, यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, मैं आज रात भूखी सो जाऊंगी। वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जबकि लू चैन भी बुरा सा मुंह बना लेता और कहता है ये लड़की तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। वो सारे लोग गुस्से के साथ लू चैन को देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहीं के, इसका हाथ छोड़ो, तुम एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो और तुम्हें इसे पैसे नहीं दे रहे तो मत दो, इस बेचारी को यहाँ पर भीख तो मांगने दो, वो बेचारी भूखी सोने वाली है। लू चैन उन सभी की बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और जिन जिन से कहता है छोटी लड़की तुम्हारी एज अभी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग के स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर वह साथ ही उसको बाजू से खींचता है और उसे उठा लेता है और फिर अपने हाथ को उठाकर उसकी तशरीफ के ऊपर स्मैक करने लगता है। जिन जिन भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर लू चैन के हाथ को कोई पकड़ लेता है। जीरू वहाँ पर आती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे कहती है लू चैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम एक छोटी सी लड़की को यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने कैसे पीट सकते हो। लू चैन उसे कहता है तो देखो तो सही यहाँ पर कौन इस लड़की को बचाने के लिए आया है, मिस जीरो, तुम्हें इस सभी मसले में नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही वो उसके हाथ को झटक देता है और उसके हाथ को झटकने के बाद वो जिन जिन की तशरीफ के ऊपर पटाक पटाक से 2-4 लगा देता है। जिन जिन बेचारी भी रोना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये कमीना बहुत ही बुरा है, लगता है कि लू फैमिली वाले सही इसको कचरा कहते हैं। जीरो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कमीने कहीं के, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें तो जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। लू चैन उस लड़की को नीचे उतार देता है और उन सभी से कहता है पागल कहीं के, तुम सभी लोग बेवकूफ हो क्या, तुम लोग अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये लड़की एक भिखारी नहीं बल्कि एक ठग है जो तुम सभी को यहाँ पर ठग चुकी है और तुम्हें पता भी नहीं है। लू चैन साथ ही जीरू से कहता है बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये लड़की यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर लोगों को हिप्नोटाइज करती है और उनके पास से उनका पैसा ले लेती है। मैं तो सिर्फ इसके इस किए पर इसको सजा दे रहा हूँ ताकि ये दोबारा इस तरह ना करे। तो वो लड़की फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है बिग ब्रदर जिन जिन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। चैन उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है इस लड़की की एक्टिंग वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, थोड़ी देर पहले ये रो रही थी और अब देखो जरा ऐसे ये दोबारा से एक्टिंग कर रही है। लू चैन आगे बढ़ता है और उसके गाल को खींचते हुए कहता है छोटी बच्ची अपना मुंह बंद रखो वरना मैं फिर से तुम्हें उठा लूंगा और तुम्हारी तशरीफ के ऊपर 2-4 और लगाऊंगा। यहीं पर लू चैन को साइड से आवाज आती है, कोई उसे कहता है यंग मास्टर लू चैन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप हमें यहीं पर मिल गए, हम तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पर ढूंढ रहे थे। तो लू फैमिली के 3-4 सोल्जर वहाँ पर आते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं। लू चैन उनकी तरफ देखता और कहता है इनके यूनिफॉर्म्स, ये तो हमारी लू फैमिली के फाइटिंग स्पिरिट गार्ड्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन गार्ड्स का लीडर अपने गार्ड से कहता है जाओ और जाकर इस सारी क्राउड को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हैं। वो लोग जल्दी से साइड पर जाते हैं और उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। वो उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। जीरो भी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है लू फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, हर जगह पर अपनी दोस्त जमाते हैं, यहाँ पर किस तरह ये लोगों को भगा रहे हैं। जबकि जीरो के साथ वाली लड़की उसे कहती है यंग मिस आपको इनके साथ यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए, ये लोग फाइटिंग स्पिरिट गार्ड्स हैं और लू फैमिली से हैं। फिर इन्हें पता चल गया कि आप जी फैमिली की यंग मिस हैं, फिर ये लोग आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके फादर ने इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो गार्ड्स के लीडर की नजर भी जीरू के ऊपर पड़ती है। वो आगे बढ़ती है और कहती है जी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है पता नहीं तुम्हें किसी ने इस बारे में बताया या नहीं, लेकिन हमारे इस वुलिंग प्रोविंस में आजकल कुछ भी पीसफुल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं घूमना चाहिए। और उसके बाकी के सारे गार्ड जल्दी से उनके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। जीरो चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ कर रखोगे, फिर तुम मुझे बंदी बनाने वाले हो। लू चैन अपने फाइटिंग गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है हालांकि जीरो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो यहाँ पर इन सारे गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि ये सारे के सारे प्रोफेशनल गार्ड्स हैं। लू चैन गार्ड्स के लीडर से कहता है तुम उस लड़की की तरफ कहाँ पर देख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो। तो क्या फाइनली लू जाओटियान ने मुझे मारने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। लू जाओटियान इसके फादर का नाम है। वो गार्ड पीछे की तरफ घूमता और कहता है यंग मास्टर ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लगता है आपको कोई गलती लगी है। आपके फादर ने हमें यहाँ पर आपको वापस लाने के लिए भेजा है, वो आपको अपनी फैमिली में दोबारा एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपको दोबारा से अपना यंग मास्टर बनाएंगे। लू चैन हंसते हुए उससे कहता है तुम मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही हो, मैं तो एक कचरा हूँ और मैं लू फैमिली का यंग मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलती लगी है, इसलिए चुपचाप वापस चले जाओ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू फैमिली की स्पिरिट गार्ड आर्मी के 3-4 लोग वहाँ पर आते हैं और उनका लीडर भी साथ ही होता है। वो लोग वहाँ पर आने के बाद लू चैन से कहते हैं तुम्हारे फादर ने तुम्हें वापस लाने के लिए हमें कहा है। लू चैन उनसे कहता है तो क्या मेरे फादर इस हद तक गिर चुके हैं कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं, वो भी अपने स्पिरिट गार्ड्स को यूज करते हुए। स्पिरिट गार्ड का लीडर उसे कहता है नहीं यंग मास्टर, वो तो आपको फैमिली में वापस बुलाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं आपको वापस लेकर जाऊं और वो पर्सनली आपको मीट करेंगे और उसके बाद वो दोबारा से आपको फैमिली का यंग मास्टर बना देंगे। लू चैन उसे कहता है तो मुझे बार बार यंग मास्टर क्यों कह रहे हो, मैं तो लू फैमिली का कचरा हूँ, तुम्हें मुझे यंग मास्टर नहीं कहना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। स्पिरिट आर्मी का गार्ड उसे कहता है यंग मास्टर आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, हमने आपके कारनामे के बारे में सुना है, क्या आपने लू कुन को सिर्फ एक ही मूव के साथ वापस नहीं जाऊंगा। फाइटिंग स्पिरिट आर्मी का लीडर उसे कहता है यंग मास्टर हमारे लिए चीजों को मुश्किल मत बनाए, हेड ने हमें कहा था कि आपको हर हाल में वापस लेकर आना है और अगर आप हमारे साथ नहीं चलते तो मुझे लगता है कि वो टेम्पल के अंदर रहने वाले 2 भिखारियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और उन दोनों बेचारे भिखारियों को नुकसान भी पहुँच सकता है। लूचैन उसकी बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और लीडर को कॉलर से पकड़ लेता और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। फाइटिंग स्पिरिट गार्ड भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है यंग मास्टर आपके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, आप एक जीनियस लड़के हैं, लेकिन आप अभी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, इसलिए आपको लू फैमिली में वापस जाना ही पड़ेगा। लू चैन उसकी बात को समझ जाता है क्योंकि वो उसके साथ फाइट तो नहीं कर सकता और साथ ही उसे उन दोनों भिखारियों की याद आती है। वो कहता है उन दोनों को बचाने के लिए मुझे लू फैमिली में वापस जाने पड़ेगा। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। फिर वो आगे बढ़ता है जिन जिन से कहता है जिन जिन ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे और ज्यादा गोल्ड कॉइंस चाहिए, तो अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैं कभी तुम्हें मिलने वाला हूँ। जिन जिन उसे कहती है बिग ब्रदर क्या तुम इन बुरे लोगों के साथ जाने वाले हो। लू चैन उसे कहता है हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोग मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनके साथ फाइट करके जीत नहीं सकता, इसी वजह से मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। फिर लू चैन उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर वो हीरो की तरफ देखता है और उनसे कहता है इन दोनों का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाने दो। लीडर उसे कहता है बट यंग मास्टर ये दोनों जी फैमिली से हैं, आपको मैं अकेले ही कर वापस ले जाऊंगा। बाकी के चारों फाइटिंग स्पिरिट गार्ड्स को इन दोनों लड़कियों के साथ भेज देते हैं, ये इन्हें एस्कॉर्ट करते हुए इनके घर तक छोड़ आएंगे। लू चैन उसकी बात को समझ जाता है कि ये लोग इन्हें मारना चाहते हैं, जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले काफी होगे मुझे घर तक वापस ले जाने के लिए, अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम अकेले मुझे हरा सकते हो और वापस लेकर जा सकते हो तो फिर ठीक है बाकी के चारों को उनके साथ भेज दो। लू चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लीडर उसे कहता है यंग मास्टर ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, इन दोनों लड़कियों को जाने देते हैं। वो अपने चारों गार्ड से कहता है चलो मेरे साथ आओ। लू चैन उस लड़की के पास से गुजरते हुए कहता है बेवकूफ लड़की जाओ और वापस चली जाओ, और फिर वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। तबके जीरो भी वहीं पर खड़ी खड़ी उसे गालियाँ दे रही होती है। तो नेक्स्ट सीन लू फैमिली के हाउस का दिखाया जाता है। वो लू चैन को लेकर लू फैमिली में वापस आ जाते हैं। लू चैन जैसे ही अपनी फैमिली के दरवाजे से अंदर आता है लू चैन को अजीब सी फीलिंग आती है। लू चैन कहता है हालांकि अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए अपने घर को छोड़कर गए हुए, लेकिन यहाँ पर वापस आने पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। लू चैन जैसे ही चलता हुआ अंदर की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर एक पिलर के साथ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम लू हांग होता है। लू हांग उसकी तरफ देखती है और कहती है तो हमारी लू फैमिली का कचरा घर वापस आ गया है। लू हांग लू चैन से कहती है लगता है कि तुम्हें बाहर की जिंदगी रास नहीं आई, बाहर तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म आ रही थी, इसी वजह से तुम घर वापस आ गए और रोते हुए फादर से कहोगे कि तुम्हें वापस घर में रख ले। वहीं पर मेड लड़कियां भी खड़ी होती हैं। वो कहती हैं लगता है कि लू हांग और लू चैन में फाइट होने वाली है। लू फैमिली के बाकी के कुछ मेंबर्स भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो भी लू चैन को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और कहती है ये लड़का कुछ दिन पहले तक तो बाहर सड़क पर भीख मांग रहा था, इसे तो भीख ही मांगनी चाहिए थी, वापस लू फैमिली में क्या करने के लिए आ गया है। लू चैन उन सभी की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर लू फैमिली में हायर मेंबर्स की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर छोटे मेंबर्स को भी देखो, ये सारे बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मेरी लू फैमिली तो बहुत ज्यादा करप्ट है, ये सारे मुझे कचरा समझते हैं। लू चैन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, साउथ सैन को लू हांग की टेरिटरी के बैगर्स ने मारा था, अब इससे बदला लेने का अच्छा मौका है। लू चैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लू हांग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम गुलाम कहीं की, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारी फैमिली की एक रियल मेंबर नहीं हो और तुम तो लू फैमिली की मेंबर भी नहीं हो, तुम्हारी बॉडी में लू फैमिली का ब्लड नहीं है। जैसे ही वो उसे स्लेव कहता है वो बहुत सा गुस्सा हो जाती है, जबकि बाकी के नौकर जहाँ वहाँ पर खड़े होते हैं और लू फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं लू हांग अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है कि ये हमारी लू फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, इसी वजह से अगर कोई इसे गुलाम कहे फिर इसे नौकर कहे तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता है कि लू चैन इसके हाथों से मरना चाहता है, इसने इसको यहाँ पर स्लेव कह दिया है। इन दोनों की फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लू चैन जो कि हमारी फैमिली का कचरा है और लू हांग जो कि अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल
लेवल 1 तक अवेकन कर चुकी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू हांग बाकी में गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, कचरे कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुलाम कहने की। और जल्दी से वो ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने पाँव पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद उसे किक मारने लगती है, लेकिन लू चैन नीचे से साइड पर हट जाता है और उसकी किक को अवॉइड कर लेता है। फाइटिंग स्पिरिट गार्ड का लीडर विजय देखकर काफी हैरान होता है और खुश भी होता है, क्योंकि वो तो यही देखना चाहता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। लू हांग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो जल्दी से अपना हंटर निकालती है और उसके ऊपर भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है और उसे कहती है, अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हारे बाजू काट दूंगी। और अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन लू चैन उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। और उसी के अटैक्स को अवॉइड करते हुए लू चैन की नजर दूसरी तरफ पड़ती है। दरवाजे के अंदर उसके डैड खड़े होते हैं, जो कि सब कुछ देख रहे होते हैं। लू चैन कहता है, लगता है कि मेरे फादर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, इसी वजह से वो लू हांग को यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि मैं इसके साथ फाइट करूँ और उन्हें दिखा सकूँ कि वाकई मैं इतना काबिल हूँ या नहीं। इतना उन्होंने मेरे बारे में सुना है। अब जबकि मेरे फादर जो देखना चाहते हैं, तो चलो ठीक है, उनको दिखाते हैं। लू चैन जंप करते हुए वहीं पर खड़ा हो जाता है। लू हांग जो अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, वो अपने हाथ के साथ ही उसके हंटर को पकड़ लेता है। पैट्रियार्च के साथ वाला एल्डर कहता है, पैट्रियार्च अब आपको क्या लगता है ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, अगर ये लड़का आज लू हांग को नहीं हरा पाया तो इसको यहीं से वापस भेज देना, दोबारा इसका हमारे लू फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पैट्रियार्च अपने साथ वाले एल्डर से कहते हैं, तुम्हें पता है कि बहुत ही जल्दी एकेडमी वाले यहाँ पर आने वाले हैं एक टेस्ट लेने के लिए, और उस टेस्ट में जो भी पास होगा उसे एक मेरिडियन एक्टिवेशन पिल मिलेगी। मैं पिछले 20 साल से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 4 तक ही अवेकन कर पाया हूँ और लेवल 4 से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर मुझे वो मेरिडियन एक्टिवेशन पिल मिल जाए, इससे मैं अपनी बॉडी के अंदर जितने भी चैनल्स हैं उन सभी को एक्टिवेट कर सकता हूँ और मेरी बॉडी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट फ्लो करेगी, जिससे मैं लेवल अप कर सकता हूँ। पैट्रियार्च कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सीट सिर्फ 3 है और सिर्फ 3 ही मेरिडियन एक्टिवेशन पिल्स मिलने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली से सबसे बेस्ट बच्चे को वहाँ पर भेजे एडमिशन के टेस्ट के लिए। अगर लू चैन वाकई में जीनियस है तो इसी वहाँ पर भेजा जाएगा, ताकि जब वो पिल मेरे लिए लेकर आ सके। लू हांग काफी ज्यादा गुस्से में होती है। लू चैन ने उसके हंटर को पकड़ लिया था, तो वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। लू चैन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, कचरे मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन लू चैन अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता और कहता है, ये तो यहाँ पर वाकई में मुझे जान से मारना चाहती है। अगर मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया होता तो इसके इस मूव से मैं मर चुका होता। लू चैन साथ ही उसके हंटर को अपनी तरफ खींचता है और अपने पाँव पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसे खींचने के बाद उसकी कमर में एक जबरदस्त किक मारता है और सिर्फ एक ही किक के साथ लू हांग पीछे वाली दीवार के साथ जाकर गिरती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लू चैन आगे बढ़ता है और उसके बेहोश होने के बाद उसके ऊपर जाकर पाँव रखता है और कहता है, तुम हमारी फैमिली की सिर्फ एक गुलाम हो। अगर दोबारा मेरे जैसे यंग मास्टर के सामने तुमने खड़े होने की कोशिश की तो फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने इस तरह की मर्सी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालूंगा। बाकी के सारे गार्ड्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, जिस बच्चे को हम लोग आज तक एक ट्रैश समझते रहे, वो लड़का तो एक जीनियस निकला। अगर आज यहाँ पर लू हांग को नहीं हराता तो हमें तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता। लू चैन उसको हराने के बाद सीधा अपने फादर के पास अंदर चला जाता है। फादर उसे देखते ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तो फाइनली तुम घर वापस आ गए। अभी तुम्हारी उम्र 12 साल हुई है और 12 साल की उम्र पर तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन कर लिया है, तो एक बहुत बड़े जीनियस हो। तुम्हारी वजह से हमारी लू फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी। फादर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और लू चैन के कंधे पे रखते हुए कहते हैं, लू चैन बेटा अब तुम वापस आ गए हो, साथ ही तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट भी अवेकन हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो हमारी लू फैमिली में वापस आ सकते हो और तुम्हें यंग मास्टर का ओहदा भी दिया जाएगा। तुम वापस से हमारी लू फैमिली के यंग मास्टर बन जाओगे। लू कुन और उसके ग्रैंडफादर की बात सुनते ही बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लड़का दोबारा से यंग मास्टर बने। लू चैन अपने फादर के हाथ को पीछे झटक देता और कहता है, लगता है कि लू फैमिली के मास्टर मुझसे मजाक कर रहे हैं। पैट्रियार्च के साथ वाला एल्डर कहता है, लू चैन तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? पैट्रियार्च भी ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और लू चैन से कहते हैं, लू चैन तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने फादर को फादर कहकर भी नहीं बुला सकते। तुमने मुझे लू फैमिली का हेड कहकर क्यों बुलाया? और साथ ही वो गुस्से के साथ अब अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हैं और क्योंकि वो एक लेवल 4 के मास्टर है, इसी वजह से लू चैन उनकी विल की पावर के सामने अपने घुटने टेक देता है। लू चैन उसे कहता है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम लोगों ने ना सिर्फ मुझे फैमिली से निकाला है बल्कि फैमिली ट्री से मेरा नाम भी मिटा दिया। तुमने सभी के सामने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार किया है। फादर उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है, मैं तुम्हें दोबारा से अपनी फैमिली का सन बना सकता हूँ। लू चैन चिल्लाकर उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना और मुझे तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर नहीं बनना। मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अपना फादर नहीं कहूँगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हिलर की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू चेन अपनी फैमिली में वापस आता है, जहाँ पर फादर उसे गुस्से के साथ कहते हैं, तुम मुझे लू फैमिली का हेड क्यों कह रहे हो? क्या तुम अब इतने ज्यादा रेबल बन गए हो कि तुम अपने फादर को फादर भी नहीं कह सकते? लू चेन चिल्लाकर उसे कहता है, तुमने मुझे खुद अपने घर से निकाला था और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें फादर क्यों कहूँगा? इस बात से उसके फादर भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर वो उसे कहते हैं, ठीक है, ये बात सच है कि तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो, तुम मेरे सगे बेटे नहीं, लेकिन पिछले 12 साल से मैंने तुम्हें पाल पोस का इतना बड़ा किया है, और अगर तुम दोबारा से मेरी फैमिली के यंग मास्टर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें दोबारा से अपना बेटा बना सकता हूँ और अपनी फैमिली का यंग मास्टर भी बना दूंगा। लू चेन उसे कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पर वापस इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हें फाइनली बता सकूँ कि आज के बाद मेरा लू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और तुमने मेरे ऊपर जितने भी एहसान किए हैं मैं उस एहसान का बदला चुकाने वाला हूँ। फादर उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन तुम बाहर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। तुमने ना सिर्फ अपनी पावर को अवेकन किया बल्कि तुम अपने फादर के सामने बोलने के लायक भी हो गए हो। चलो फिर ठीक है, हम सीधी पॉइंट की बात करते हैं। फादर लू चेन से कहते हैं, तो सीधी बात ये है कि हमने पिछले 12 साल से तुम्हें पाल पोस का इतना बड़ा किया, तुम्हारी कल्टीवेशन लू फैमिली के अलावा कहीं पर भी जाकर रह सकता हूँ, मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे बढ़ जाता है। लू चेन गली में चलता हुआ जा रहा होता है कि उसी वक्त एक बंदा उसके पास आता है जो कि वू जंग का नौकर होता है। वो उसे कहता है, मास्टर चेन, हमारे यंग मास्टर ने आपको खाने की दावत दी है और वो आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चले। तो नेक्स्ट सीन किंग फेंग हाउस का दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त वू जोंग से मिलने के लिए जाता है। वू जोंग ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया होता है। वो उसे कहता है, मेरे दोस्त आओ यहाँ पर बैठो। साथ ही उसे कंग्रेचुलेशन भी देता है क्योंकि उसे पहले से पता है कि ये अपनी लू फैमिली के साथ सारे ताल्लुकात तोड़कर आ गया है। लू चेन उसे कहता है, तुम्हें तो वाकई में हर चीज के बारे में पता होता है। अभी अभी तो मैं अपने घर से निकल कर आया हूँ और तुम्हारे लोग पहले रास्ते में मौजूद थे, तुम्हें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई। वू जोंग उसे कहता है, हाँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन होती है और मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था कि तुम्हारे पास काफी सारा टैलेंट है। अगर तुम एकेडमी के एडमिशन में टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो मुझे लगता है कि 3 प्लेसेस में से एक प्लेस तो तुम्हें मिल ही जाएगी और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। इसी वजह से तो लू फैमिली वाले तुम्हें वापस अपनी फैमिली में लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम्हारा एकेडमी में एडमिशन हो गया तो उनकी फैमिली राइज करेगी। वू जोंग लू चेन से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सब के बारे में इन्फॉर्मेशन है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ वन अकेडमी वाले नहीं आ रहे बल्कि यहाँ पर मार्शल अकेडमी वाले भी आ रहे हैं और इसके अलावा एक और मार्शल अकेडमी के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। 15 दिन में वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो सारे अकेडमी वाले अपने अपने तरीके से यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं और वो यहीं से वुलिंग प्रोविंस से 3 बच्चों को अपनी अकेडमी में सिलेक्ट करेंगे। लू चेन उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ एक ही अकेडमी वाले यहाँ पर आ रहे हैं, अब क्या बाकी अकेडमी वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं? वू जोंग से कहता है, हाँ मुझे जब बात पहले से पता चल गई है, मार्शल अकेडमी वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो दूसरी अकेडमी के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, इसी वजह से वो लोग भी यहाँ पर आकर एडमिशन के लिए टेस्ट लेंगे। लू चेन हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत ही पागलों वाली बात है। अब यहाँ पर वुलिंग प्रोविंस में ऐसा कौन सा बड़ा जीनियस है जिसको लेने के लिए 2 अकेडमीज आपस में फाइट करने वाली है? दोनों अकेडमी यहाँ पर आकर टेस्ट लेंगी। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर वुलिंग प्रोविंस में इतना बड़ा कोई जीनियस है। साथ ही उसे जीरू की याद आती है। वो कहता है, हाँ जीरू हो सकती है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्पिरिट 5th लेवल पर है, इसलिए शायद वो उसके लिए आ रहे हूँ। वू जोंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। लू चेन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। वू जोंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम एकेडमी के टेस्ट के लिए कैसे क्वालिफाई होगे। लू चेन उसे कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, मुझे पता है कि वुलिंग प्रोविंस में काफी सारे ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, काफी सारे फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स हैं जो कि मुझसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैं उन सभी के साथ कैसे कम्पीट कर पाऊंगा? क्योंकि अगर अकेडमी वाले यहाँ पर सिर्फ हमारी मार्शल आर्ट्स का टेस्ट ले रहे होते तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी पड़े या फिर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करना पड़े। मेरे पास अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वू जोंग मुझसे कहता है, अगर तुम अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हो और कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो तो तुम हमारे वुलिंग प्रोविंस की बीस्ट माउंटेन के ऊपर क्यों नहीं जाते? वहाँ पर जाकर बीस्ट का सामना करो। वहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट है, कुछ लो लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट करो जिससे तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। लू चेन उसे कहता है, हमारी वुलिंग प्रोविंस के पीछे बीस्ट माउंटेन रेंज है, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो बंद हो चुकी है, फिर वहाँ पर मैं क्या करूँगा जाकर? वू जोंग उसे कहता, हाँ उसको तो काफी अर्सा पहले बंद कर दिया गया था कि वहाँ पर काफी सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। वहाँ पर स्पिरिचुअलिस्ट की तादाद बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अभी भी कुछ हाई क्लास की फैमिलीज के यानी रिच बच्चे वहाँ पर जाते हैं अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल बीस्ट का शिकार करने के लिए। आजकल वैसे भी वो स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन ओपन है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। मैं अपने पैसों को यूज करते हुए तुम्हें अकेडमी में एडमिशन दिलवा सकता हूँ। लू चेन उसे कहता है, नहीं, मैं बीस्ट माउंटेन के ऊपर ही जाऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और कंपटीशन को जीत कर ये अकेडमी में जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन जी फैमिली का दिखाया जाता है, जी फैमिली के घर का। तो जी फैमिली के अंदर वो सारे लोग मौजूद होते हैं, यानी जी
जी फैमिली के पैट्रियार्च और बाकी के सभी लोग। इसी वक्त वो लोग एक कार्ड के ऊपर अपने एक जख्मी लड़के को उठाकर लाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मास्टर वहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर हमें एक 3rd लेवल का बीस्ट मॉन्स्टर मिला था। सिर्फ हम लोग ही वहाँ से वापस आ सके हैं और हम लोग भी काफी जख्मी है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर मारे गए। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। जख्मी लड़का कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे बाकी के भाई कैसे होंगे, अब तक तो वो सभी लोग मर चुके होंगे। जी फैमिली के पैट्रियार्च उन सबसे कहते हैं मेरी जी फैमिली के बच्चे इतनी बुरी तरह से जख्मी है और कुछ बच्चे अभी वहीं पर जंगल में है और उनका कुछ पता नहीं वो मर चुके होंगे। वाकई में वहाँ पर एक 3rd रैंक का स्पिरिचुअल बीस्ट हो सकता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा है। मास्टर जी कहते हैं काफी लंबे अरसे के बाद कोई 3rd रैंक का स्पिरिचुअल बीस्ट जंगल के अंदर अपीयर हुआ है। इससे पहले कभी भी इस तरह के 3rd लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को हमने नहीं देखा। साथ ही मास्टर जी कहते हैं अब जबकि ये 3rd लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है तो इसको मारने के बाद इसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिट क्रिस्टल निकलेगा और वो स्पिरिट क्रिस्टल किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत ही अच्छा है उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जीरू अपने डैड से कहती है डैड ये स्पिरिट क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट ल्यू से स्पिरिट क्रिस्टल्स के बारे में बताता है। वो उसे कहता है ये स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी कंडेंस शेप में होती है जो कि उसे अपनी बीस्ट बॉडी से मिलती है। बीस्ट मॉन्स्टर जितने हाई रैंक का होगा उसके बॉडी के अंदर उतने ही हाई रैंक का क्रिस्टल होगा। तो ये वाले स्पिरिचुअल क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये स्पिरिचुअल वॉरियर्स के लिए भी ज्यादा काम के हैं। अगर वो इसको रिफाइन करते हैं और इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी सोल पावर बढ़ जाती है। जीरो स्टूडेंट ल्यू से पूछती है तो क्या ये जो 3rd रैंक का स्पिरिचुअल बीस्ट है क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा? स्टूडेंट ल्यू से कहता है हाँ ये काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे इनका लेवल अप होता जाता है इनके पास इंटेलिजेंस आ जाती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट तो ऐसे होते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं और उनके पास इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। वो इंसानों से भी ज्यादा होशियार होते हैं, इसलिए उन सभी का शिकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जी फैमिली के पैट्रियार्च अपनी बेटी से कहते हैं हम तुम्हारे लिए वो 3rd रैंक के क्रिस्टल को लेकर आएंगे। एक बार तुमने उस क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ेगी और इससे हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अपने गार्ड से कहते हैं गार्ड्स इमीडिएटली मुझे फॉलो करो, हम लोग अभी इसी वक्त स्पिरिट बीस्ट माउंटेन की तरफ निकलने वाले हैं। हमें जाकर एक 3rd रैंक के स्पिरिट बीस्ट को पकड़ना है। जीरू अपने फादर से कहती है फादर मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी उस 3rd रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट को देखना चाहती हूँ। फादर उसे कहती है नहीं तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, तुम हमारी फैमिली की एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट हो, हम तुम्हें वहाँ पर कैसे लेकर जा सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा? स्टूडेंट ल्यू आगे बढ़ता है जीरू से कहता है जीरू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से हमें जो क्रिस्टल मिलने वाला है वो अभी भी एक लो ग्रेड का क्रिस्टल है। जब तुम मार्शल अकेडमी में एडमिशन ले लोगी तो वहाँ पर मेरे पास काफी सारे क्रिस्टल्स है, मैं उनमें से तुम्हें कुछ दे दूंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो। स्टूडेंट ल्यू और जीरो के फादर वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि जीरो कहती है अगर तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे तो फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। तो नेक्स्ट सीन माउंटेन रेंज का दिखाया जाता है। उस माउंटेन की शुरुआत से पहले ही काफी सारे वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पर काफी सारी दुकानें होती हैं, लोग वहाँ पर अपने सामान को बेच रहे होते हैं और यहीं पर काफी सारे हंटर्स आए होते हैं। लूचेन भी यहाँ पर पहुँच जाता है। लूचेन वहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे तो लगा था कि स्पिरिट बीस्ट माउंटेन रेंज को बंद कर दिया गया है। लूचेन वहीं पर एक शॉप वाले के पास बैठ जाता है, उसके पास वेपन खरीदने के लिए। वो उसे कहता है मैंने तो सुना था कि रेंज माउंटेन को बंद कर दिया गया है तो फिर यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है? वो शॉप ओनर उसे कहता है वैसे तो यहाँ पर इतना ज्यादा रश नहीं होता, फिलहाल यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर एक 3rd रैंक के बीस्ट को देखा गया है जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, इसीलिए ये सारे के सारे स्पिरिट फाइटर उसको मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी फैमिलीज के यंग मास्टर और बहुत सारी फैमिलीज के पैट्रियार्च उस 3rd रैंक के बीस्ट को मारना चाहते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिट क्रिस्टल को हासिल किया जा सके। लूचेन भी इस बात से हैरान होता है और उसे कहता है ये स्पिरिट क्रिस्टल्स क्या होते हैं? शॉप ओनर उसे कहता है लड़के तुम तो अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम यहाँ पर अकेले आए हो, क्या तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारे साथ नहीं है? फिर साथ ही वो उसे कहता है मेरा मशवरा मानो, अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आओ, एक टीम के साथ वहाँ पर जाना बेहतर रहेगा क्योंकि स्पिरिट बीस्ट माउंटेन बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरफ से तुम्हारे पर कोई बीस्ट अटैक कर सकता है। लूचेन उसके पास एक नाइफ खरीदता है और अपने पास से कुछ गोल्ड कॉइन्स उसे देते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही जाने वाला हूँ, मैं अपना ध्यान खुद ही रख सकता हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सोल हीलर की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूचेन बीस्ट माउंटेन के ऊपर चला जाता है और वहीं पर जाने के बाद तो पता चलता है कि यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर एक 3rd रैंक का बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा रश है। ये सारे की सारी बड़ी फैमिली वाले लोग उसी माउंटेन के बीस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं। लूचेन वहाँ से उस शॉपकीपर से एक नाइफ खरीदता है और उसके बाद वो सामने की तरफ
जाने लगता है तो उसी वक्त उसे लूकून दिखाई देता है। लूकून अपने दादाजी के साथ वहाँ पर आया है। वो लोग भी यहाँ पर थर्ड ग्रेड के स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए आए हैं। लूकून अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा होता है और लूचेन के साथ उसका कंधा टकराता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं, जबकि दादाजी भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम भी यहाँ पर थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के लिए आए हो, लेकिन इस बारे में भूल जाओ, तुम अकेले वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लूकून अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपको इस लड़के के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाकर अपनी फैमिली के पैट्रियार्च को बता दें कि ये लड़का यहीं पर इसी स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के ऊपर मारा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल अकेला आया है और अकेले यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये 2 दिन भी बिता पाएगा। लूचेन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, लूको तुम यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर आए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक स्पिरिचुअल फाइटर हो और तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर आए हो। लूकून गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम्हें दोबारा से इस तरह एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फैमिली के पैट्रियार्च ने अपनी फैमिली में वापस क्या बुला लिया? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर बन सकते हो, और ऊपर से तुम इस बीस्ट माउंटेन के ऊपर अकेले जाने वाले हो। यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर जितने बीस्ट हैं वो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को भी खा जाएंगे और तुम कभी भी दोबारा नहीं आ पाओगे। फिर साथ ही लूकून अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ आगे चला जाता है, जबकि लूचेन वहीं पर खड़ा होता है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही वो हंसते हुए कहता है, अगर ये सभी लोग यहाँ पर थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के लिए आए हैं तो फिर ठीक है, मुझे भी माउंटेन के ऊपर जाकर थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को ही पकड़ना है। तो नेक्स्ट सीन हमारा माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है। लूचेन माउंटेन के अंदर उस जंगल पे चला जाता है और वो जंगल के अंदर भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट लगे होते हैं। हालांकि वो सारे के सारे रियल स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं है, वो सिर्फ हाफ स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं और उनसे निपटना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो उसके पीछे एक बड़ा सा स्नेक होता है, जो कि शायद थोड़ा बहुत यूनिकॉर्न की तरह का भी है, क्योंकि उसके सर पे सींग है और साथ ही उसके मछली की तरह के पर भी हैं। और वो घास के अंदर से निकलता है और लूचेन के पीछे उड़ता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूचेन उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपना नाइफ निकालता है और उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। कहा था कि यहाँ पर भी ग्रुप्स में आना चाहिए, ग्रुप्स में यहाँ पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, अकेला बंदा यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। वहीं पर लूचेन के पीछे दिखाते हैं बहुत सारे और हाफ स्पिरिट मॉन्स्टर निकल आते हैं। लूचेन कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर जाकर मैं छुप सकूं और अपनी बॉडी को रिकवर कर सकूं, मेरी सोल एनर्जी वापस आ सके, इससे पहले कि ये सारे मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर अटैक कर दे और मैं इनका खाना बन जाऊं। उसी वक्त लूचेन को एक बड़े से मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। तो नेक्स्ट सीन साइड का दिखाया जाता है। साइड के ऊपर एक बड़ा सा बियर मॉन्स्टर होता है, जो कि शायद एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है। यहीं पर हीरो को दिखाते हैं। हीरो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और वो काफी जख्मी भी होती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। हीरो कहती है, डैड ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे इस माउंटेन के ऊपर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है। तो अब क्या मैं यहीं पर स्पिरिचुअल बीस्ट के हाथों से मरने वाली हूँ? बड़ा सा बीस्ट आगे बढ़ता है और अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए हीरो के ऊपर अटैक करता है। हीरो जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है और वहीं पर से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसकी फाइटिंग स्पिरिट अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करती है तो वो बियर मॉन्स्टर पंजा मारती है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को वहीं पर डिप्लीट कर देता है। हीरो दूसरी तरफ जंप करते हुए नीचे उतर आती है और कहती है, मेरी फाइटिंग स्पिरिट का अटैक इसके ऊपर बेकार क्यों रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सेकंड ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है? हीरो सामने की तरफ देखती है तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हीरो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसे लगता है कि उसकी शील्ड बियर मॉन्स्टर को रोक सकती है, लेकिन बियर मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, उसकी शील्ड के साथ टकराता है, जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है और हीरो पीछे जाकर गिरती है। तो अब हीरो नीचे गिर चुकी है और बियर मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। वो उसे किसी वक्त भी मार सकता है। वो उसे कहती है, प्लीज मेरे करीब मत आना और मुझे मत मारना। हीरो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। स्पिरिट बीस्ट जैसे उसके करीब पहुंचता है और उसे मारने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर लूचेन आ जाता है। लूचेन उस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। हीरो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। लूचेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो दोबारा से उस बियर मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो बियर मॉन्स्टर अपने चेहरे पर किक खाने के बाद पहले तो अपने सर पे हाथ रख के पीछे की तरफ मुड़ा होता है, लेकिन फिर साथ ही दोबारा से चिल्लाकर लूचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूचेन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। लूचेन कहता है, मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए इसके चेहरे पर किक मारी थी, लेकिन मेरी किक का तो इसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं हुआ और ऊपर से ये बियर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। लूचेन अपना नाइफ निकालता और कहता है, यही ठीक रहेगा, इसके साथ प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। फिर लूचेन बड़ी स्पीड के साथ उस बियर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। बियर मॉन्स्टर अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन लूचेन स्लिप मारते हुए उसकी टांगों के बीच से निकलकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। लूचेन कहता है, हालांकि ये बहुत ही बड़ा
बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफ है। लू चेन पीछे वाली साइड से जंप करते हुए उसके साथ में फिर से किक मारता है और उसे पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बियर मॉन्स्टर उससे नहीं गिरता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसका वजन भी ज्यादा है। लू चेन पीछे की तरफ हट जाता है। स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है, बिल्कुल एक बियर की तरह बड़ी स्पीड के साथ लू चेन के ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ भागता है और लू चेन के करीब पहुंचने के बाद वो अपने पंजे के साथ ही लू चेन के ऊपर अटैक करता है। लू चेन उसके पंजे के अटैक को अवॉइड कर लेता है और फिर अपने नाइफ को पंजे के नीचे वाली साइड से होते हुए उसके पेट के अंदर दंसा देता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नाइफ को उसके पेट में दंसाता है तो उसका नाइफ उसके पेट में दंसता ही नहीं है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। लू चेन ये देखकर कहता है ये तो एक अर्थ एट्रीब्यूट वाला स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसी वजह से इसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसेस बहुत ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। कोई ऑर्डिनरी वेपन इसकी बॉडी के अंदर नहीं दंस पाएगा। उसी वक्त बियर मॉन्स्टर अपने पंजे के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। लू चेन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। बियर मॉन्स्टर ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और पाँव के साथ लू चेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू चेन फिर से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। इस बार लू चेन भागते हुए दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। लू चेन कहता है अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि मैं स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, हमें इससे अपना पीछे छुड़वाना होगा, हम दोनों जहाँ से भाग सकते हैं। बियर मॉन्स्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे सूंघते हुए दरख्त के पास चला जाता है और उस दरख्त के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से उस बियर मॉन्स्टर का पंजा उस दरख्त के अंदर दंस जाता है। लू चेन उसी वक्त भागते हुए पीछे की तरफ निकल जाता है और जाकर जीरू को उठा लेता है। जैसे वो जाकर जीरू को उठाता है, जीरू चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कमीने ठगी कहीं के, तुमने मुझे क्यों उठाया, मुझे नीचे रखो। लू चेन चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बियर मॉन्स्टर का खाना बनना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ जाता हूँ। वो बियर मॉन्स्टर भी उस दरख्त के अंदर से अपने धंसे हुए बाजू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त लू चेन जीरू को उठाकर वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है। जीरू लू चेन की तरफ देखती है और कहती है अगर इस लड़के को जरा करीब से देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है, काफी हैंडसम है। जीरू शर्माते हुए उससे कहती है मैंने सुना था कि तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को सेकंड लेवल तक अवेकन किया है, तो फिर तुम यहाँ पर इस बीस माउंटेन के ऊपर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया है? लू चेन उसे कहता है तो ये फैमिली का हिस्सा हो जो कि एक बहुत ही प्राउड फैमिली है, तुम उनकी बहुत ही जीनियस लड़की हो, तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर अकेले क्यों भेज दिया, या फिर तुम खुद ही घर से भाग कर आई हो? जीरू और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इससे कोई मसला है तो मुझे यहीं पर नीचे उतार दो। लू चेन वाकई में उसे वहीं पर उतार देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बेड के तौर पर यूज करूँ तो मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। जीरू चिल्लाकर उसे कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। उसी वक्त उन्हें आसपास से मॉन्स्टर्स की आवाजें आना शुरू होती हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से एक वुल्फ मॉन्स्टर निकल कर आता है। वुल्फ मॉन्स्टर की 3 आंखें होती है। जीरू उसकी तरफ देखती है और कहती है ये तो एक वुल्फ मॉन्स्टर है और इसके पास 3 आंखें हैं। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं। वो तीनों ही जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लू चेन जल्दी से जीरू के ऊपर जंप करते हुए उसे साइड पर खींच लेता है। वो दोनों ही वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। वो तीनों वुल्फ मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के बाद फिर से झाड़ियों में छुप जाते हैं। लू चेन कहता है ये वुल्फ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ऊपर से यहाँ पर 3 है, लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा मसला है। लू चेन अभी सामने झाड़ियों की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त जीरू वहाँ पर खांसना शुरू कर देती है और उसे कहती है लू चेन तुम मुझे यहीं पर छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, मेरी वजह से मर मत जाना। साथ ही उसके चेहरे की तरफ भी दिखाते हैं जैसे कि वो काफी ज्यादा खराब हालत में है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लू चेन उसे कहता है बेवकूफ लड़की, अगर मेरे पास कोई छोटा सा कुत्ता या बिल्ली भी होता तो भी मैं उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाता, तुम तो फिर एक लड़की हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाऊंगा तो तुम यहीं पर इन मॉन्स्टर्स के हाथ तो मारी जाओगी। इन साथ ही वो देखता है कि वो बेहोश हो चुकी है। वो उसे वहीं पर लेटा देता है और कहता है लू चेन उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है हर किसी के पास जब फाइटिंग स्पिरिट अवेकन होती है तो उनके पास अपनी फाइटिंग टेक्निक्स होती है। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे पास फाइटिंग स्पिरिट की कौन सी टेक्निक्स है। अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट से जख्मों को हील कर सकता हूँ। वो अपनी ढेर सारी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि वो तीनों वुल्फ मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुझे जैसे अपनी फाइटिंग स्पिरिट को फाइट के लिए रिलीज करता है तो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से कुछ बेलें निकलती हैं। लू चेन कहता है जब तक मैं कोशिश करके नहीं देखूंगा मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट की स्पेशल टेक्निक्स क्या है। जब ग्राउंड के अंदर से बेलें निकलती हैं तो लू चेन अपनी फाइटिंग स्पिरिट को और भी ज्यादा रिलीज करता है और उन बेलों को साइज में बड़ा कर देता है। देखकर लू चेन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है लगता है कि मेरे पास प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है। और फिर वो अपनी बेलों को आगे की तरफ भेजता है उन वुल्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। लू चेन की वो सारी बेलें उन वुल्फ मॉन्स्टर्स को अपने अंदर लपेट लेती है और ऊपर की तरफ उठा लेती है और साथ ही उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्क्वीज करती है और यहीं पर उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड को बहते हुए दिखाते हैं। यानी कि वो बेलू के साथ उन वुल्फ मॉन्स्टर्स को इतना ज्यादा स्क्वीज करता है कि उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो तीनों वुल्फ मॉन्स्टर्स वहीं पर मर जाते हैं।
और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू चेन जाओजू को बचाकर वहाँ से उस बियर के पास से भाग आता है और जैसे वो लोग दूसरी तरफ भाग कर जाते हैं तो वहीं पर उनके सामने काफी सारे वुल्स निकलते हैं और वो वुल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो जीरू तो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे काफी हाई फीवर होता है। लू चेन उन वुल्स के सामने उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करता है और उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से काफी सारी बेलें निकलती है और वो बेलें निकलने के बाद उन वुल्स को पकड़ लेती है और साथ ही उनको निचोड़ देती है। उनके अंदर से सारा ब्लड बह जाता है जिससे वहीं पर मर जाते हैं। तो हमारी एपिसोड 9 की शुरुआत में जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जी फैमिली के पैट्रियार्च को जब इस बारे में पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर नहीं है जबकि वो बीस्ट माउंटेन पर चली गई है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहते हैं तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम्हें मैंने घर पर किस लिए रखा हुआ है, तुम सभी लोग एक लड़की पर भी नजर नहीं रख सकते, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गुम हो गई है। स्टूडेंट ल्यू कहता है मुझे लगता है कि जीरो इस वक्त बीस्ट माउंटेन के ऊपर ही गई होगी क्योंकि उसने जब सुना था कि वहाँ पर एक 3rd रैंक का मॉन्स्टर है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो मुझे लगता है वो उसी से फाइट करने के लिए गई होगी। फैमिली पैट्रियार्च कहते हैं जीरू हमारी फैमिली की एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और फ्यूचर में हमारी फैमिली का नाम बहुत ज्यादा रोशन कर सकती है। अगर जीरू को बीस्ट माउंटेन पर कुछ हो जाता है तो फिर हमारी फैमिली कैसे राइज करेगी। फिर साथ ही वो चिल्लाकर अपने सारे गार्ड से कहते हैं जाओ दफा हो जाओ और जाकर बीस्ट माउंटेन के ऊपर मेरी बेटी को ढूंढो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। बीस्ट माउंटेन के ऊपर जाओ और चाहे वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें एक एक मॉन्स्टर को ही क्यों ना मारना पड़े, सबको मार डालो, लेकिन मेरी बेटी को जिंदा वापस लेकर आओ। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन फिर से जंगल के अंदर का दिखाया जाता है। लू चेन उन सारे वुल्स को मारने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने भी अपनी पावर्स को पहली बार यूज किया है। वो सामने की तरफ उन सारे वुल्स की तरफ देखता है तो उन सारे वुल्स को उसने अपनी बेलू के साथ मार दिया होता है। न सिर्फ बेलू के क्विंच करने की वजह से वो मरे होते हैं बल्कि उनके मुंह के अंदर से पॉइजन की वजह से फोक भी निकल रही होती है। लू चेन कहता है इनके मुंह से तो जाग निकल रही है, इसका मतलब इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन गया है और मेरी बेलू की वजह खाने की कोशिश करता है और उसे कहता है स्टूपिड लड़की चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम यहाँ पर नहीं सो सकती, हम लोग बीस्ट माउंटेन के ऊपर हैं। लेकिन वो उसे कहती है प्लीज लू चेन मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। लू चेन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़कर जाऊंगा। और साथ ही वो अपना स्कार्फ उतारता है और उसको अपने साथ लपेट लेता है और फिर उसको उठाकर वहीं पर एक गुफा के अंदर ले जाता है। गुफा के अंदर ले जाने के बाद वो साथ ही अपनी शर्ट भी उतारता है और उसको पहना देता है ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिल सके। लू चेन कहता है मेरी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर हीलिंग एबिलिटीज भी है, मैं अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करने के बाद इसको थोड़ा बहुत तो हील कर ही सकता हूँ। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी के ऊपर रिलीज करते हुए कहता है चलो देखते हैं कि मैं इसके बुखार को ठीक कर पाता हूँ या नहीं। लू चेन काफी देर तक अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ कवर रखता है और उसकी हीलिंग एबिलिटीज काम करती हैं और उसका बुखार थोड़ा सा कम हो जाता है। लू चेन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। वो फिर से उसके माथे पे हाथ रखता है और कहता है ये तो वाकई में काम कर गया, फाइनली इसका फीवर थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अपनी हीलिंग एबिलिटीज को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से लू चेन की सोल एनर्जी जाया हो चुकी है जिसकी वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो भी वहीं पर गिर जाता है। लू चेन कहता है पहले मुझे उस बियर मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ी, उसके बाद ये वुल्व्स आए और ऊपर से ये स्टूपिड लड़की, इन तीनों पर मैंने अपनी बहुत सारी सोल एनर्जी को जाया कर दिया है और वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। रात के वक्त गुजर जाता है और फिर सुबह होती है। सुबह के वक्त जीरू जैसी अपनी आंखें खोलती है तो लू चेन उसके ऊपर ही गिरा होता है। लगता है कि शायद ये इसका फायदा उठा रहा था। उसी वक्त जीरू उसके चेहरे पर एक तपाक करके थप्पड़ दे मारती है। लू चेन थप्पड़ खाने के बाद अपने चेहरे पे हाथ रखता है और हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था। फिर साथ ही गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ लड़की ये तुमने किस लिए किया, आज तुम्हारा मसला क्या है, मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई है। वो शर्माते हुए से कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, तुम एक बहुत ही ठरकी इंसान हो, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी जान बचाने का कहा था, ये नहीं कहा था कि यहाँ पर गुफा में लाकर मेरे ऊपर ही आकर लेट जाओ, तुम्हें तो ये सब कुछ करते हुए शर्म आनी चाहिए। लू चेन चिल्लाकर उसे कहता है जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरे कपड़े हैं, मैंने तुम्हारी बॉडी को वार्म करने के लिए तुम्हें अपने कपड़े पहनाए थे, साथ ही तुम्हें हील करते हुए मैं भी बेहोश हो गया था। जीरू उसकी बात सुनने के बाद कहती है लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। साथ ही वो शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, कल तुम भी उस बियर मॉन्स्टर के हाथों काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे, क्या तुम ठीक हो। लू चेन एटीट्यूड दिखाते हुए से कहता हाँ मैं जिंदा हूँ। जीरू से कहती है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम ठीक हो या नहीं, और आगे से तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, क्या तुम थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकते। लू चेन जल्दी से आके पड़ता है और उसकी बॉडी के ऊपर से अपने स्कार्फ को छीन लेता है और कहता है अब जबकि सुबह हो चुकी है और तुम्हारा बुखार भी कम हो चुका है तो जल्दी से अपने घर वापस चली जाओ, माउंटेन के ऊपर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और अगर वापस जाते हुए रास्ते में तुम्हारा सामना किसी सेकंड ग्रेड के मॉन्स्टर के साथ हो जाता है फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला।
करना ये तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है, तुम यहाँ से जिंदा निकल पाती हो या नहीं। जीरू से कहती है क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं जा रहे? ये स्पिरिट बीस्ट माउंटेन तो बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। हम दोनों जितना हमारा लेवल है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चलो दोनों वापस चलते हैं। लू चेन उसे कहता है मुझे एक स्पिरिट फाइटर मास्टर बनना है और एक मास्टर बनने के लिए मुझे इन सारे खतरों का सामना तो करना पड़ेगा। अगर मैं बीस्ट माउंटेन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता तो फिर मैं एक मास्टर कैसे बनूंगा? लू चेन कहता है मैंने कल से 2-3 फाइट की है और उसके बाद मुझे अपनी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में काफी कुछ पता चला है, मेरी नॉलेज बढ़ चुकी है। अब मुझे पता है कि अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करना है। लू चेन कहता है अब मुझे साथ में ये भी पता चला है अगर मुझे अपनी फाइटिंग स्पिरिट को इवॉल्व करना है और नई नई टेक्निक्स को सीखना है तो मुझे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, यानी किसी मॉन्स्टर के सामने मेरी जानवर बनी हो तभी मैं इस तरह की टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ। फिर लू चेन सामने की तरफ आगे बढ़ता है। जीरू से कहती है तो क्या तुम यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए आए हो ताकि तुम मार्शल अकेडमी में एडमिशन ले सको? अगर तुम सिर्फ मार्शल अकेडमी में एडमिशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पॉट को बुक कर सकती हूँ, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। लू चेन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम तो एक बेवकूफ लड़की हो, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी एडमिशन लेने में? वो शर्माते हुए उसे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल फाइटिंग स्पिरिट है और वो मार्शल अकेडमी वाले यहाँ पर मेरी वजह से आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे मौका दिया जाएगा बाकी के दोनों स्पॉट्स के लिए फ्रेंड्स को चुनने का। लू चेन उसे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने 5 आर्टिफैक्ट वाली स्पिरिट को अवेकन किया है, लेकिन इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है कि मार्शल अकेडमी वाले यहाँ पर तुम्हारे लिए आ जाएं। लेकिन साथ ही लू चेन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहती है असल में मेरे पास जो फाइटिंग स्पिरिट है वो ट्विन फाइटिंग स्पिरिट है और साथ ही वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करती है तो उसके सर के ऊपर भी उसकी फाइटिंग स्पिरिट से बना हुआ एक पंछी होता है और पाँव के नीचे लोटस का फ्लावर होता है। लू चेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसी वजह से तुम इतनी ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे पास तो डबल सोल की पावर है, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्शल अकेडमी वाले यहाँ पर इसके लिए आ रहे हैं। जीरो फिर से आगे बढ़ती है और शर्माते हुए लू चेन से कहती है इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ नीचे जाना चाहिए, हम दोनों इस माउंटेन से बाहर चलते हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर मार्शल अकेडमी वाले आ रहे हैं, जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तो तुम्हें टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है, बिना टेस्ट के भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लू चेन उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सब कुछ कहने के लिए, तुम्हारी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मैं अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ अपने दम पर, मैं टेस्ट को पास करूंगा और फिर एडमिशन लूंगा। फिर साथ ही लू चेन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है हमारा टिएंडो एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा है और मुझे वूलिंग कंट्री में नहीं रुकना और न ही किसी मार्शल अकेडमी तक, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाना है कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल फाइटर बन जाऊं। और फिर लू चेन उसे इतना कहकर उस गुफा से बाहर निकल जाता है और यहीं पर इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन जंगल के अंदर का ही दिखाया जाता है। लू चेन जंगल के अंदर बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि वो बियर मॉन्स्टर उसके पीछे लगा होता है। लू चेन पीछे की तरफ देखता और कहता आखिर पता नहीं इसका मसला क्या है, ये बियर मॉन्स्टर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, ये कब से मेरा पीछा कर रहा है, पिछले कई दिनों से। बियर मॉन्स्टर भी बड़ी स्पीड के साथ उसका पीछा कर रहा होता है और वो दरख्तों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ जा रहा होता है, जबकि बियर मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे ही होता है, तो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। बियर मॉन्स्टर उसके ऊपर अपना पंजा मारता है तो लू चेन वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब मैं क्या करूँ? और वहीं पर वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए जमीन के अंदर से काफी सारी बेलें निकालता है और उन बेलों के साथ ही बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वो उसको अपनी बेलों के अंदर लपेटने लगता है लेकिन बियर मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पंजे को सामने की तरफ हिलाता है और उसकी बेलों को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन आखिरकार लू चेन उसके दोनों हाथों को अपनी बेलों के साथ बांध लेता है। लू चेन कहता है हालांकि मेरी बेलू ने इसके बाजू को बांध तो लिया है लेकिन मेरा पॉइजन इसकी स्किन के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, उन वुल्व्स के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी मेरी बेलू को तोड़कर दोबारा से आजाद हो जाएगा। लू चेन कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। फिर लू चेन पीछे की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है पता नहीं क्या हुआ, कल जब मैंने इसके साथ फाइट की थी ये तब से मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं इसे मुझसे क्या चाहिए, ये मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। लू चेन कहता है बहुत ही जल्दी ये मार्शल अकेडमी वाले यहाँ पर एडमिशन के लिए आने वाले हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इस बियर मॉन्स्टर के साथ निमटने के लिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना होगा, इस माउंटेन से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो बियर मॉन्स्टर अपने पंजों को यूज करते हुए उसकी जड़ों को काट देता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चेन जो कि हवा में होता है उसी वक्त बियर मॉन्स्टर पीछे से उसे पंजा मारता है जिससे वो जाकर सामने एक दरख्त के साथ टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। लू चेन की यहाँ पर बस हो गई है और वो वहीं पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। लू चेन वहाँ पर गिरने के बाद कहता है अब तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन चलो एक और ट्रिक को आजमा कर देखते हैं। वो वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ब्रदर बियर प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम कल से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ और कोई फाइट नहीं करनी और ना ही मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, अगर मुझे मारना है तो मार डालो। लू चेन उसे कहता है कल से तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हारे अटैक्स की वजह से मेरी सारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो फिर मार क्यों नहीं डालते? तुम सिर्फ मेरे ऊपर लाइट अटैक करते हो जिसकी वजह से मेरी हड्डियां टूट रही हैं और अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे पास अब स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं बची, अब चलो और सिंगल मूव के साथ मुझे मार डालो। वो बियर मॉन्स्टर उसकी बात सुनने के बाद जोरदार दहाड़ लगाता है। लू चेन कहता है नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। फिर साथ ही वो अपनी आंखें बंद
करता है और कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आखिर इस ब्रदर बियर को इससे चाहिए क्या ये इसे मार डालेगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूचेन हार मान लेता है और वो दरख्त के साथ बैठा होता है और उसे कहता है ब्रदर बियर प्लीज मुझे छोड़ दो, अरे तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर एक ही बार में अटैक करके मुझे मार डालो। अरे बार बार के अटैक की वजह से मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मेरी हड्डियाँ भी टूट गई है। बियर मॉन्स्टर चिल्लाकर उसके सामने घुर्राता है। लूचेन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि शायद वो अटैक करके उसे मारने वाला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लूचेन अपनी आंखें खोलता है तो सामने की तरफ क्या देखता है, उस बियर मॉन्स्टर के हाथ पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट होता है जो कि एक हीलिंग फ्रूट होता है। लूचेन आगे बढ़ता है और कहता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लूं। वो उसके हाथ से स्पिरिचुअल फ्रूट को लेता है और साथ ही उसको खाना शुरू कर देता है। लूचेन जैसे ही स्पिरिचुअल फ्रूट को खाता है तो उसको खाने की वजह से उसकी सोल एनर्जी वापस आ जाती है, यानी रिप्लेनिश हो जाती है और उसकी बॉडी भी हील हो जाती है। वो उसे कहता है तुम्हारा ये स्पिरिचुअल फ्रूट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे सारे जख्म हील हो गए हैं। लूचेन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। इसी वक्त ब्रदर बियर उसके सामने अपने पंजे को करता है और कहता है इस तरफ देखो। वो उसे इशारा करते हुए दिखा रहा होता है। उसके पंजे के अंदर एक कट लगा होता है। लूचेन आगे बढ़ता है, उसके करीब चला जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पंजे के ऊपर तो कट लगा हुआ है। लूचेन कहता है वैसे तो ये बियर मॉन्स्टर इसकी स्किन बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इसको ये वाला कट किसने दिया होगा। लूचेन जब उस जख्म को करीब से देखता है और कहता है लगता है कि बाहर से ये कट दिखाई दे रहा और इसके अंदर कुछ न कुछ तो है, लगता है कोई चीज इसके हाथ के अंदर दंसी हुई है। बियर मॉन्स्टर से फिर से इशारा करते हुए कहता है जल्दी से इस जख्म को ओपन करो और इसके अंदर से उस चीज को बाहर निकालो। लूचेन कहता है अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं इस जख्म को ओपन करके इसके अंदर से जो चीज है उसे बाहर निकालूं जो अंदर दंसी हुई है। बियर मॉन्स्टर अपने सर को फिर से हिलाना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे कह रहा हाँ ऐसी ही बात है। उसी वक्त बियर मॉन्स्टर जल्दी से इस पास वाली एक डाली को तोड़ता है और उसे अपने मुंह में दंसा लेता है ताकि उसे दर्द के वक्त वो चिल्लाए ना। साथ ही वो अपने पंजे को लूचेन के सामने कर देता है। लूचेन कहता है ये बियर मॉन्स्टर पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था और इससे अपनी जान बचाकर भागते भागते मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। मुझे तो लगा था ये बियर मॉन्स्टर मुझे मारना चाहता है, इसी वजह से ये मुझे स्टॉक कर रहा है, यानी ये मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन अब पता चला इस बेचारे के हाथ पे जख्म है और ये चाहता है कि मैं इसकी हेल्प करूं इस जख्म के अंदर जो भी चीज दंसी हुई है उसे बाहर निकालने में। लूचेन कहता है चलो फिर ठीक है, अगर ये यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रहा था ताकि मैं इसकी हेल्प कर सकूं तो इसकी हेल्प कर देते हैं। और वो अपने पास से अपने नाइफ को निकालता है और बड़े ही एक्शन के साथ उसके जख्म के ऊपर एक जबरदस्त कट लगाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर कट लगाने के लिए अपने नाइफ को घुमाता है तो उसका नाइफ वहीं पर रुक जाता है। उसकी स्किन के ऊपर वो कट नहीं लगा पाता। ब्रदर बियर और दोनों वहीं पर हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। लूचेन हंसते हुए कहता है लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। और वो बार बार अपने नाइफ को उसके हाथ पर चलाना शुरू करता है, लेकिन वो उसके हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट भी नहीं लगा पाता। इसी तरह के अंदर इस तरह का भी कोई एरिया है, मुझे तो इस बारे में नहीं पता था। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो सारे छुपे होते हैं। बियर मॉन्स्टर की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। तो बियर मॉन्स्टर लूचेन को एक हाथ से पर लेकर जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद अपने कंधे से उठाकर नीचे फेंक देता है। लूचेन बड़े एक्शन के साथ नीचे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है सामने एक छोटा सा पानी का पॉन्ड होता है और उस छोटे पानी के पॉन्ड के अंदर एक बड़े से ड्रैगन की डेड बॉडी पड़ी होती है। लूचेन उसे देखते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो ड्रैगन की डेड बॉडी है। लूचेन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस माउंटेन के ऊपर तो सिर्फ लो रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। ड्रैगन तो एक बहुत ही हाई रैंक का मॉन्स्टर होता है, आखिर इसको मारा किसने होगा, ये तो मर चुका है। लूचेन उस ड्रैगन की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ड्रैगन की बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं, अगर सिर्फ एक स्केल मेरे पास हो तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में तो पूरे का पूरा ड्रैगन लग गया है। लूचेन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा हंस ही रहा होता है कि वो अमीर होने वाला है। बियर मॉन्स्टर उसे सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है वहाँ पर जाओ। लूचेन उसे कहता है ब्रदर बियर क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर उस ड्रैगन के पास पानी में जाऊँ। बियर मॉन्स्टर गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ आप जल्दी जाओ। लूचेन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे उस ड्रैगन के मरी हुई बॉडी के अंदर से बहुत सारा प्रेशर महसूस होता है। लूचेन कहता है ये ड्रैगन हालांकि मर चुका है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी निकल रही है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। लूचेन कहता है मुझे लगता है कि ब्रदर बियर चाहता है कि मैं यहीं पर इतने सारे प्रेशर में बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करूंगा इतने सारे प्रेशर के अंडर में आने से मेरी स्किन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी और मैं किसी भी बड़े पावरफुल दुश्मन के सामने आसानी से टिक सकता हूँ और उसकी विल की पावर मुझे मुतासर नहीं करेगी। लूचेन ये सब कुछ सोचने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन अब जबकि अकेडमीज
के एडमिशन बहुत ही जल्दी ओपन होने वाले हैं और वो लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वहाँ से जाने लगता है, ब्रदर बियर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे वहीं पर रोक लेता है। लूचन कहता है, ब्रदर बियर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेट नहीं करना। लेकिन ब्रदर बियर उसे उठाकर पीछे पानी के अंदर पटक देता है। लूचन जैसे उस पानी के अंदर गिरता है तो वो उस पानी के अंदर डूबता नहीं बल्कि उस पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि उस ड्रैगन की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि पानी भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। लूचन की बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा होता है। लूचन उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता। लूचन कहता है, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था वहाँ पर इसका प्रेशर कम था, लेकिन जब मैं पानी के अंदर आया हूँ यानी इसकी बॉडी के करीब आया हूँ तो इसका प्रेशर बढ़ गया है। बियर मॉन्स्टर लूचन को उस पानी के अंदर फेंकने के बाद खुद भी काफी खुश होता है और जंप करते हुए उसी पानी के ऊपर आ जाता है। पानी के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ब्रदर बियर जैसे एक मॉन्स्टर है और उसका वजन बहुत ज्यादा है, वो भी पानी के अंदर नहीं डूबता और जंप करते हुए लूचन से आगे चला जाता है, यानी कि वो ज्यादा प्रेशर को फील कर सकता है और वहीं पर बैठ जाता है। लूचन कहता है, मैं तो यहाँ पर भी अपने आप उठकर बैठ नहीं पा रहा, लेकिन ब्रदर बियर की तरफ देखो, ये तो मुझसे आगे है और वहाँ पर बैठा हुआ है। इसी वजह से इसकी बॉडी के मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी वेपन इसकी बॉडी के अंदर धंस नहीं पाता। लगता है कि ये यहीं पर आकर कल्टीवेट करता है। लूचन कहता है, मैंने पहले भी इस बारे में काफी कुछ सुना है। अगर हम लोग किसी बहुत ही हाई रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट की मरी हुई बॉडी या फिर उसकी जिंदा बॉडी के पास बैठकर कल्टीवेट करेंगे और उसके विल की पावर का प्रेशर होता है तो हमारी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगी और हमारी फाइटिंग स्पिरिट की एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे ऐसे रिच फैमिलीज हैं जो कि अपने बच्चों के लिए हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बच्चों को उनकी लाइफ एसेंस के करीब बिठाकर उनके प्रेशर में कल्टीवेट करवाते हैं ताकि उन सभी की बॉडीज एक मॉन्स्टर की तरह हार्ड हो सके। लूचन कहता है, तो मुझे उस अकेडमी के लिए यहाँ से वापस जाने की क्या जरूरत है जबकि मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन लगा है। यहाँ पर बैठकर मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ और अपनी बॉडी को डायमंड की तरह हार्ड कर सकता हूँ। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और कहता है, चलो देखते हैं कि मैं कितना आगे जा पाता हूँ और साथ ही इस ड्रैगन की बॉडी से अपनी कल्टीवेशन को कितना बढ़ा पाता हूँ। तो साथ ही हमारा दूसरा सीन वुलिंग प्रोविंस का दिखाया जाता है जहाँ पर मार्शल अकेडमी और बाकी के अकेडमीज वाले लोग आ रहे हैं। पूरे के पूरे वुलिंग प्रोविंस में सिर्फ यही चर्चा है कि बहुत सारी मार्शल अकेडमीज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो कि एडमिशन के लिए आ रहे हैं। यहीं पर हमारी जी फैमिली का सीन भी दिखाया जाता है। जी फैमिली की जीरो और उसके फादर दोनों ही पॉन्ड के पास खड़े होते हैं। जीरो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वो लूचैन को याद कर रही है। जीरो के फादर हंसते हुए जीरो से कहते हैं, जीरो पिछले 2 दिन में यहाँ पर मार्शल अकेडमी और दूसरी फर्स्ट अकेडमी के टीचर्स यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी कुछ अकेडमीज के टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट ले सके, लेकिन हमें तो पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। वो जीरो से कहते हैं, तुमने मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया है। यहाँ पर वुलिंग प्रोविंस में तुम इकलौती जीनियस हो जिसके लिए बहुत सारी अकेडमीज वाले आपस में फाइट कर रहे हैं और कम्पीट करने वाले हैं। फादर उसे कहते हैं, शीरू अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मार्शल अकेडमी में जाना चाहती हो या फिर फर्स्ट अकेडमी में जाना चाहती हो। जो भी फैसला करोगी हमें वो मंजूर होगा क्योंकि दोनों ही अकेडमी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जबकि शीरू अभी भी लूचैन के बारे में सोच रही होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि बीस्ट माउंटेन के ऊपर लूचैन के साथ क्या हुआ होगा, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फादर शीरू से कहते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर टोटल 3 स्लॉट्स हैं कि वो 3 बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे, एडमिशन देंगे। एक स्लॉट तो तुम्हारी हो गई और बाकी की उन्होंने हमें ऑफर की है कि हम लोग यहाँ से टैलेंटेड बच्चों को रिकमेंड करें ताकि वो उनको एडमिशन दे सके। तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं उन दोनों बच्चों को सिलेक्ट कर दूंगा। जीरू अपने डैड से कहती है, डैड तो क्या आप उनमें से एक स्पॉट मेरे लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं अपने एक दोस्त को एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा में ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन दिया जाए, वो भी तुम्हारी रिकमेंडेशन के साथ। जीरू शर्माते हुए अपने डैड से कहती है, डैड मैं चाहती हूँ कि लूचैन को एडमिशन मिले, मैं उसके लिए एक स्पॉट को सेव करना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो भी अकेडमी में जाना चाहता है। फादर लूचैन का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इस लू फैमिली के लूचैन का तो नाम भी मेरे सामने मत लेना, वो तो सिर्फ एक कचरा है और ऊपर से लू फैमिली और मू फैमिली वाले दोनों ने हाथ मिलाकर हमारे स्टोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम लू फैमिली के बेटे को अकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। जीरू चिल्लाकर अपने डैड से कहती है, डैड अगर लूचैन वहाँ पर बीस्ट माउंटेन पर नहीं होता तो मैं अब तक मर चुकी होती और कभी भी बीस्ट माउंटेन से वापस नहीं आ पाती। और वैसे भी लूचैन को तो लू फैमिली से निकाल दिया गया है, उसका अपनी लू फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फादर उसे कहते हैं, जीरू बेटा तुम्हें इस सब के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लूचैन बीस्ट माउंटेन से अभी तक वापस नहीं आया और मुझे लगता है कि वो तो अब तक वहाँ पर मर चुका होगा और कभी वापस नहीं आएगा। जीरू अपनी डैड की बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और उनसे कहती है, अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानेंगे और लूचैन को मेरे साथ अकेडमी में एडमिशन नहीं दिलवाएंगे तो फिर मैं भी अकेडमी में एडमिशन नहीं लूंगी। तो उसके फादर उसकी ये वाली बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो लू फैमिली का कचरा, वो तो अब तक मर चुका होगा, लेकिन ये लड़की पागल है, अभी भी उसके लिए एक स्लॉट को बचा कर रखना चाहती है। इसे लगता है कि वो वापस आएगा कि मैंने उस स्पॉट को अपनी फैमिली के लिए स्पेशल बचा कर रखा था ताकि मैं इसके भाई को वहाँ पर एडमिशन दिलवा सकूं। और फिर साथ ही वो वहाँ पर अपने गार्ड से कहते हैं, जाकर
उस बीस्ट माउंटेन के ऊपर नजर रखो, अगर वो लड़का वहाँ से जिंदा वापस आता है तो उसे मार डालना। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लू अपने फादर से कहती है, फादर लू चैन को अकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ, अगर लू चैन अकेडमी में एडमिशन नहीं लेगा तो मैं भी अकेडमी में एडमिशन नहीं लूंगी। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं, वो लड़का अभी तक बीस्ट माउंटेन से वापस नहीं आया, अगर वो जिंदा बचकर आ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहीं पर मार डालो और उसे जरा भी मत छोड़ना। तो यहीं से हम लोग अपनी एपिसोड 11 की शुरुआत करेंगे। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। लू चैन जो कि पिछले 3 दिन से वहीं पर बैठा हुआ है उसी ड्रैगन की बॉडी के करीब और वहीं पर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहा है। 3 दिन के बाद लू चैन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो कपड़े हैं वो भी काफी हद तक फट चुके हैं। लेकिन वहाँ पर वो खड़ा होता है और वो ब्रदर बियर के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाता है, यानी कि इस वक्त उसकी स्किन की टफनेस ब्रदर बियर की स्किन के टफनेस के बराबर हो चुकी है, यानी उतनी स्ट्रेंथ इसके पास भी है कि अगर ये उसके करीब पहुँच सकता है तो इसका मतलब ये ड्रैगन के इतने प्रेशर को फील कर सकता है। साथ वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज कर रहा होता है और उसी के साथ साथ उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ब्लैक कलर की फाइटिंग स्पिरिट भी होती है कि शायद उस ड्रैगन की बॉडी से निकल कर आती है। लू चैन उस ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट की तरफ देखता और कहता है, ये तो फाइटिंग स्पिरिट है हेवन एंड अर्थ की, लेकिन ये मेरी बॉडी के अंदर से फ्लो आउट क्यों हो रही है। फिर लू चैन वहीं पर बैठ जाता है और बैठकर दोबारा से कल्टीवेट करता है तो वो सारी की सारी ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। थोड़ी देर के बाद लू चैन की जो ओरिजिनल फाइटिंग स्पिरिट होती है, यानी कि उसकी जो प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है, वो बाहर निकलती है और एक क्रिस्टल बनता है कि बाकी की जो ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट होती है वो भी इस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। लू चैन कहता है, मेरी फाइटिंग स्पिरिट इस ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त उसकी फाइटिंग स्पिरिट के क्रिस्टल के पीछे हवा का एक छोटा सा चक्रव्यूह बनता है। वो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अब ये छोटा सा चक्रव्यूह क्या है, चलो इसे टच करके देखते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, ये छोटा सा चक्रव्यूह जहाँ पर जितनी भी फाइटिंग स्पिरिट है उस सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, पता नहीं ये है क्या। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को उसके करीब करता है उसी वक्त वो चक्रव्यूह उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। लू चैन बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को उस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है और खींचकर उससे अलग कर लेता है और लंबे लंबे सांस लेते हुए कहता है, अब ये क्या था, ये किस तरह की फाइटिंग स्पिरिट है जो कि मुझे अपने अंदर डिवावर करने वाली थी, यानी ये मुझे अपने अंदर खींचने वाली थी, निकलने वाली थी। लेकिन सामने की तरफ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो छोटा सा चक्रव्यूह बना था वहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट का एक और ब्लैक कलर का क्रिस्टल बन चुका है। लू चैन कहता है, ये तो एक सेकंड फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी मेरी फाइटिंग स्पिरिट है। लगता है कि मैंने अपने पास से एक और फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर लिया है। तो यहाँ पर लू चैन ने तरक्की कर ली है। पहले उसके पास सिंगल फाइटिंग स्पिरिट थी जो कि काफी ज्यादा अजीब है, अब उसके पास एक ब्लैक कलर की फाइटिंग स्पिरिट आ गई है। लू चैन कहता है, क्योंकि तुम मुझे अपने अंदर डिवावर करने वाली थी, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारा नया नाम रखता हूँ। आज के बाद तुम्हारा नाम होगा डिवावरिंग स्पिरिट, क्योंकि आज से पहले इस तरह की ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट किसी ने नहीं देखी। फिर साथ ही जब लू चैन उसको अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने माइंड से बाहर आ जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है। अगर बियर बेचारा पीछे की तरफ गिरने लगता है। ब्रदर बियर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं जरूर तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। तो ब्रदर बियर भी जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन लू चैन तो यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद काफी ज्यादा तेज हो चुका है, वो शू करके उसके हाथों से निकल जाता है। ब्रदर बियर अपने आसपास देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लगता है कि ब्रदर बियर ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है उसको कल्टीवेट करवा कर। तो बेचारा ब्रदर बियर वहीं पर अपने हाथ की इंजरी के साथ खड़ा रह जाता है और लू चैन उसका फायदा उठाने के बाद यहाँ से भाग गया है। लू चैन बीस्ट माउंटेन के अंदर से बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है, जबकि उसके रास्ते में जितने भी छोटे बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और डरे हुए भी होते हैं कि इतनी स्पीड से यहाँ पर कौन सी चीज गुजर गई। लू चैन भागते हुए उसी बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से नीचे की तरफ देखता है। वहीं पर नीचे एक छोटा सा गांव होता है, ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर से उसने वो नाइफ खरीदा था। तो लू चैन वहाँ पर नीचे उतर आता है। तो यहीं पर सबसे पहले एक होटल का सीन दिखाया जाता है। उस होटल के अंदर काफी सारे लोग बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, आजकल जी फैमिली वाले वुलिंग प्रोविंस में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। हमने तो जहाँ तक सुना है कि मार्शल अकेडमी वाले जी फैमिली वालों की वजह से यहाँ पर आए हैं। सभी लोग जी फैमिली वालों के साथ अपने कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों को अकेडमी में एडमिशन मिल जाए। उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है, ये सब कुछ तो जी फैमिली वालों के स्पेशल स्पॉट की वजह से है, क्योंकि मार्शल अकेडमी वालों ने उनसे कहा था कि एक तो उनकी बेटी को स्पॉट मिलेगी, बाकी की दोनों स्पॉट्स के लिए उन्हें उनसे कहा कि वो बच्चों को रिकमेंड करें। इसीलिए सारी फैमिलीज के एल्डर्स उनके पास जा रहे हैं, उनको रिश्वत दे रहे हैं। उनमें
उनमें से एक बंदा कहता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि फैमिली की जो यंग मिस है जीरू, उसने बाकी के बचे हुए 2 स्पॉट्स में से एक स्पॉट को लू चैन को देने का कहा था, जिसकी वजह से उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वहीं पर एक और बंदा बैठा होता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है कि लू चैन बीस माउंटेन के ऊपर गया था और वहाँ से वापस नहीं आया। वो लड़का तो अब तक मर चुका होगा। अब जबकि वो लड़का मर चुका है तो उसकी स्पॉट खाली है। इसी वजह से सारे लोग जी फैमिली में जाकर उनके एल्डर को रिश्वत दे रहे हैं ताकि वो उनके बच्चों को उसकी जगह पर एडमिशन दे दें। इसी वक्त लू चैन भी होटल के अंदर आता है और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है और उससे कहता है, शॉपकीपर मेरे लिए क्लीन रूम का बंदोबस्त करो और साथ ही मेरे लिए कुछ नए कपड़ों का भी बंदोबस्त करो क्योंकि उसके सारे कपड़े फटे होते हैं और मुझे नहाना भी है। शॉपकीपर जैसे ही लू चैन की तरफ देखता है तो वो कहता है, ये तो लू चैन है। और वो वहाँ पर काम करने वाले लड़के से कहता है, लड़के जल्दी से यहाँ पर आओ और यंग मास्टर को इसके रूम में लेकर जाओ और इसे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसे दे दो। लड़का लू चैन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, जबकि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लू चैन 20 माउंटेन से जिंदा वापस आ गया है। लू चैन जैसे ही ऊपर अपने रूम में जाता है, शॉपकीपर अपने लड़के से कहता है, जल्दी जाओ और जाकर सारे कबूतरों को छोड़ दो, पूरे के पूरे वुलिंग प्रोविंस को इस बारे में बता दो कि लू चैन जिंदा वापस आ गया है। जबकि लू चैन वापस आ गया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। नेक्स्ट सीन जी फैमिली का दिखाया जाता है। जी फैमिली के एल्डर अपने बेटे के साथ खड़े होते हैं, उससे पूछते हैं, जीरू कैसी है, क्या तुम उसके पास गए थे? तो यंग प्रिंस उनसे कहता है, फादर मैं उसके पास गया था लेकिन वो अभी बिल्कुल वैसी है और इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लू चैन मर चुका है। साथ ही उसने कहा कि वो उसका इंतजार करेगी, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक वो एडमिशन नहीं लेगी। फादर अपने बेटे से कहते हैं, वी तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये वाली स्पॉट मैं तुम्हें देना चाहता था कि तुम्हारी बहन कब से इस बात पर अड़ी हुई है कि वो लू चैन को ये स्पॉट देना चाहती है। जबकि लू चैन मर चुका है तो तुम्हें इस स्पॉट को लेना पड़ेगा। यंग प्रिंस अपने फादर से कहता है, फादर लू फैमिली के एल्डर यानी कि लू चैन के डैड और उनके साथ एक और एल्डर हैं, वो इस वक्त हमारी लॉबी में हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके डैड चिल्लाकर उसे कहते हैं, लू चैन का डैड जाओटियान वो भी बहुत बड़ा कमीना है, मुझे उसके साथ कोई भी बात नहीं करनी और ना ही वो फैमिली के एल्डर के साथ। लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। नेक्स्ट सीन जी फैमिली की लॉबी का दिखाया जाता है। लॉबी के अंदर लू चैन के डैड अपने एल्डर के साथ बैठे होते हैं, जबकि उसी वक्त बाहर से एक और बंदा आता है जो कि मू फैमिली का मास्टर होता है, जिसका नाम मू चैंगजी होता है और उसका बेटा मू ली भी उसके साथ ही होता है। तो मू फैमिली के एल्डर वहाँ पर आते ही कहते हैं, ये तो लू फैमिली के एल्डर हैं, इन्होंने तो शर्म ही उतारी हुई है, इनको तो जरा शर्म नहीं आती। ये यहाँ पर अपने नाजायज बेटे के लिए एकेडमी के एडमिशन के लिए भीख मांगने के लिए आए हैं ताकि उन्हें जगह दे दी जाए। मास्टर जाओटियान से कहते हैं, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ दिन पहले तक तुम्हारी मू फैमिली हमारे साथ हाथ मिलाना चाहती थी ताकि हम लोग जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन अब जरा देखो, तुम यहाँ पर इनके तलवे चाटने के लिए आए हो ताकि तुम्हारे बेटे मूली को एडमिशन मिल जाए। एल्डर मू से कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारे उस नकारा बेटे की वजह से है जो कि 20 माउंटेन के ऊपर जाकर मर गया, उसकी वजह से ये स्पॉट खाली है। हमारे हाथ में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने बेटे को उसकी जगह पर एडमिशन दिलवा सकते हैं। मास्टर जाओटियान उठकर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, कमीने कहीं के, मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। उसी वक्त बाहर से 2 कबूतर उड़ते हुए आते हैं। एक कबूतर मू फैमिली के एल्डर के पास आता है और दूसरा जाओटियान के पास आता है। मास्टर जाओटियान उस कबूतर के पास लगे हुए नोट को उतारते हैं और उसके ऊपर पढ़ते हैं। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम लोग तो यहाँ से वापस जा रहे हैं और जाकर तैयारी करने वाले हैं। साथ ही वो अपने एल्डर से कहते हैं, एल्डर जल्दी से किसी को भेजो और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। तब के एल्डर ली भी उस नोट के ऊपर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि लू चैन जिंदा है। एल्डर ली कहते हैं, वो काफी दिन से 20 माउंटेन के ऊपर मिसिंग था लेकिन अब वो जिंदा वापस आ गया है। मूली अपने फादर से कहता है, फादर मैंने उस लड़के की फाइटिंग स्पिरिट और उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखा है, वो लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ पर आकर टेस्ट देगा तो वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बार एडमिशन मिलेगा। तो ये वाला मैसेज सिर्फ उन दोनों फैमिली हेड के पास नहीं जाता बल्कि पूरे के पूरे वुलिंग प्रोविंस में जाता है, उसके दोस्त वुजोंग के पास भी जाता है, जबकि गली में जितने लोग होते हैं उन सभी के पास भी ये मैसेज जाता है। जितने लोग इस बार इस अकेडमी में एडमिशन देने के लिए टेस्ट दे रहे हैं उन सभी के पास मैसेज जाता है। जी फैमिली के पैट्रियार्च के पास जब मैसेज जाता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन होटल के बाहर का दिखाया जाता है। जिन जिन के पास जो मैसेज गया है वो सारे भागते हुए होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। होटल का मालिक उनसे कहता है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए आए हो कि लू चैन अभी तक जिंदा है या नहीं, तो फिर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि लू चैन जिंदा है। फिर तुम सभी लोगों को ये बात कंफर्म हो गई है तो तुम सभी लोग वापस जा सकते हो। वो सारे बच्चे वहीं पर खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जी फैमिली वाले बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, लेकिन अब जबकि लू चैन वापस आ गया है तो सभी की जुबान पर सिर्फ लू चैन का नाम है। फिर से कहता है, मैंने सुना है कि लू चैन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अपने कजन लू कोन को जो कि फाइटिंग स्पिरिट के लेवल 1 पर था उसको सिर्फ एक ही पॉइंट से हरा दिया। इसके बाद अब तो वो 20 माउंटेन के ऊपर से जिंदा वापस आया है। उनमें से एक कहता है, अगर दोनों फैमिली यानी जी फैमिली और लू फैमिली वाले दोबारा से अपनी मैरिज को कंटिन्यू करेंगे तो ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बाकी की सारी फैमिली इसके ऊपर राज करेंगे। तो जी फैमिली का यंग प्रिंस भी वहीं पर आ जाता है और उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो? उनमें से एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि प्रिंस यहाँ पर खुद आया है लू चैन के सामने अपनी बहन की शादी का प्रस्ताव रखने के लिए।
लिए, क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों ने इसकी एंगेजमेंट को कैंसिल करवा दिया था। यंग प्रिंस उनकी बात सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर किसी की शादी नहीं होने वाली। हम लोग यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग मुफ्त में नहीं मरना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लू चैन जंगल से वापस आने के बाद होटल के अंदर रह रहा होता है और वहीं पर उस होटल के बाहर बहुत सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं। उनमें से ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो कि एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि लू चैन अब वापस आ गया है और वो जो तीसरी स्पॉट थी वो लू चैन को मिलेगी। यहीं पर जी फैमिली का यंग प्रिंस भी आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर अपने फादर के कहने पर लू चैन को मारने के लिए आया है। वो वहाँ पर आकर गुस्से के साथ उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को मारने वाले हैं। वो सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागना शुरू कर देते हैं। यहीं पर लू कुन और उसकी दूसरी कजन लू हांग आती है। वो दोनों ही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लू कुन यंग प्रिंस से कहता है, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हो, कहीं तुम हमारी लू फैमिली के किसी मेंबर को तो यहाँ पर नहीं मारने के लिए आए। इस बात से तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यंग प्रिंस उसे कहता है, लू कुन ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि लू चैन से तुम भी बहुत ज्यादा नफरत करते हो। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ जो ये चाहता है कि लू चैन मारा जाए। अगर लू चैन हमारे हाथों से मर जाएगा तो फैमिली के यंग मास्टर की पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम यहाँ पर हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्यों ना तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे कजिन लू चैन को मार डालते हैं। लू कुन यंग प्रिंस मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो जब हमारी लू फैमिली ने कहा था कि हमारी फैमिली में एक यंग मास्टर है जो कि बहुत बड़ा जीनियस है, यानी कि लू चैन की बात हो रही है। तब तुम्हारी ये फैमिली वाले बहुत ही बेशर्मों की तरह अपनी लड़की की शादी करने के लिए हमारे पास आ गए थे और जब तुम्हारी ये फैमिली को इस बारे में पता चला कि लू चैन एक कचरा है तो तुम्हारे पैट्रियार्च ने हमारी एंगेजमेंट को तोड़ने की बात की और अब यहाँ पर तुम मुझे अपने साथ मिलाने का कह रहे हो। तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा बेशर्म हो। लू हांग लू कुन से कहती है, लू कुन तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस कचरे के हक में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि वो कचरा है तो फिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? जबकि यहीं पर लू कुन इसी बारे में सोच रहा था। लू कुन कहता है, लास्ट टाइम मैंने लू चैन के ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से मेरे मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में है। अगर मैंने दोबारा यहाँ पर कोई गलती की तो मेरे मास्टर मुझे फैमिली से बाहर निकाल देंगे। यंग प्रिंस उनसे कहता है, चलो फिर ठीक है, लगता है कि तुम अपने लू चैन का साथ ही दोगे। फिर वो अपने साथियों से कहता है, आगे बढ़ो और इन दोनों को भी मार डालो। प्रिंस कहता है, अब जबकि हम यहाँ पर एक को मारने के लिए आए हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग बाकी के दोनों को भी मार डालें। तो उनमें से एक वेपन टाइप का स्पिरिट मास्टर होता है। वो जल्दी से अपने पास से एक वेपन बना लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके वेपन का नाम किंग कॉन्ग हैमर होता है। जबकि सामने की तरफ से लू कुन भी जल्दी से अपनी फायर रॉड को निकालता है और उसकी हैमर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ घसीटता चला जाता है। लू हांग भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, लू कुन तो पहले से एक फर्स्ट लेवल का स्पिरिचुअल फाइटर है, लेकिन ये यहाँ पर इसके फाइटर का एक भी ब्लो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी वक्त प्रिंस का दूसरा साथी लू हांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। और वो जैसे ही उसके ऊपर किक मारने लगता है, लू हांग जल्दी से अपने हंटर को निकालती है और उसके सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस साइड को कब छोड़ना है? लू हांग अपने कजन लू कुन से कहती है, लू कुन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये फैमिली वालों के पास एक ऐसी लड़की है जिसके पास डबल सोल है और वो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी फाइटिंग मास्टर बनेगी। साथ ही उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन भी मिल रहा है। बहुत ही जल्दी हमारी लू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और यहाँ पर वुलिंग प्रोविंस में ये फैमिली का राज होगा, तो क्यों ना हम लोग इनके साथ हाथ मिला लें और अपनी फैमिली के इस कचरे को इसके हवाले कर दें। लू कुन से कहता है, लू हांग ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम हमारी फैमिली यानी लू फैमिली के नाम पर एक दाग लगाना चाहती हो, तुम लू फैमिली को धोखा देना चाहती हो। तो यहीं पर लू चैन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, ये तो पहले से एक गुलाम है, ये हमारी फैमिली की एक नौकर है जिसे हमने यंग मिस का दर्जा दिया, लेकिन यहाँ पर देखो तो सही, ये हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने कजन से कहता है, कजिन तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा एक कुत्ते को रेस करना इतना भी आसान नहीं होता, उसे पहले सिखाना पड़ता है कि उसे क्या करना है, फिर वो अपने मालिक का वफादार बनता है। ये बात सुनते ही लू हांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जल्दी से अपना हंटर निकालते हुए लू चैन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लू चैन उसके अटैक से बचता हुआ सीधा उसके पास पहुँचता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उस बेचारी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकती है। लू चैन उसे कहता है, एक ऐसा कुत्ता जो कि अपने ही मालिक को चेंज करना चाहता और अपने मालिक को धोखा दे, वो एक अच्छा कुत्ता नहीं है, तो उसका मरना ही बेहतर है। लू हांग भी मार खाने के बाद उसी की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा घबराई होती है। वो कहती है, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? लास्ट टाइम जब हमने फाइट की थी तब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं तो इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाई। लू हांग जब देखती है कि उसने लू चैन से मार खा ली है, वो यंग प्रिंस से कहती है, यंग प्रिंस तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो
जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। यंग प्रिंस उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ? तुम्हारी औकात तो लूप फैमिली में एक कुत्ते के बराबर भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी कोई कमजोर लड़की मेरे साथ मिलकर मुझे भी स्लो कर दे। यंग प्रिंस लू चेन से कहता है मुझे पता है कि तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे, हालांकि मैं भी एक लेवल 2 का फाइटर हूँ। लूकुन आगे बढ़ता है और अपने कजन लू चेन से कहता है लू चेन तुम्हें इसके सामने बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। ये फैमिली में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इसका लेवल सिर्फ 2 है, लेकिन इसके पास 20 टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू चेन जल्दी से अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी एनर्जी से बनी हुई बेले निकालता है और कहता है मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी अरसे से कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इसको हरा सकता हूँ या नहीं। तो लू चेन अपनी एनर्जी से बनी हुई बेलों को यूज करते हुए उसे अपनी बेलों के अंदर लपेट लेता है। यंग प्रिंस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारा मूव तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा टाइगर निकलता है और साथ ही लू चेन की सारी बेलें वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसकी पावर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है कि लू चेन भी अपने आप को सेव करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, यानी कि उसकी पावर की फोर्स इतनी होती है। और इस बात से लू चेन काफी ज्यादा हैरान होता है। लू चेन कहता है क्या वाकई में ये एक लेवल 2 का स्पिरिट फाइटर है? लगता तो नहीं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यंग प्रिंस जल्दी से जंप करते हुए अपने हाथ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लू चेन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अपने पंजे को घुमा के ऊपर लू चेन के ऊपर अटैक करता है तो लू चेन शैडो बनकर वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड अब काफी ज्यादा हो चुकी है बीस्ट माउंटेन के अंदर जाने के बाद। यंग प्रिंस उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे अटैक्स को अवॉइड करते रहोगे तो फिर तुम मार्शल आर्ट्स की एकेडमी में अपना एडमिशन कैसे करवा पाओगे? उन्हें यहाँ पर सिर्फ डॉज करने वाला लड़का नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो एक जीनियस लड़का चाहिए जो कि फाइट बैक भी कर सकता हो। लू चेन उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एकेडमी में जाना चाहता हूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और उसी वक्त यंग प्रिंस फिर से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन लू चेन फिर से पीछे हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं के ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने जीरो को बहकाया नहीं होता तो जीरो कभी भी मेरे सामने इस तरह की डिमांड नहीं करती। उसने अपने फादर से कहा है कि वो एक बची हुई स्पॉट तुम्हें देना चाहती है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते और उसका दिमाग खराब नहीं करते तो वो स्पॉट मुझे मिलती और एकेडमी में मेरा एडमिशन होता। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हें एकेडमी में एडमिशन नहीं चाहिए, तो वाकई में एक बहुत बड़े कमीने हो। लोग यहाँ पर मरे जा रहे हैं एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। लू चेन पीछे हटते हुए उससे कहता हाँ मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये स्पॉट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है। तुम सभी लोग तो यहाँ पर जी फैमिली का कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे हो कि जी फैमिली वालों के तलवे चाट कर तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। यंग प्रिंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं एडमिशन के लिए किसी से भी भीख मांगने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ बेकार है। और साथ ही वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी फुल पावर के साथ वो अपनी स्पेशल मूव जिसका नाम लोन वुल्फ फिस्ट होता है उसको यूज करता है। वो अपनी सारी एनर्जी को अपनी फिस्ट के अंदर इकट्ठा करने के बाद लू चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लू चेन भी अपने हाथ को सामने करता है और अपनी बेलों को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लूकुन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लड़का पागल हो गया है, ये तो पक्का मरेगा। उसको क्या लगता है कि ये 20 टाइप की फाइटिंग स्पिरिट के पंच को अपनी इस प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट के साथ ब्लॉक कर सकता है? ये नहीं कर पाएगा। लेकिन यंग प्रिंस को क्या पता, लू चेन ने उस पॉन्ड के अंदर बैठकर अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर फील करने के बाद अपनी स्किन को बहुत ज्यादा टाइट कर लिया है। यंग प्रिंस भी उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, देखना मैं कैसे तुम्हारे पूरे बाजू को तोड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ के साथ अपने पंच को टकराता है तो उसका पंच वहीं पर रुक जाता है और ये देखकर तो प्रिंस बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि इसकी फाइटिंग स्पिरिट में कुछ ना कुछ तो अजीब है। जैसे मेरा हाथ इसके हाथ के साथ टकराया है तो इसकी फाइटिंग स्पिरिट के साथ लगने के साथ ही मेरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ मेरा कनेक्शन खत्म हो गया है, मेरी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई है। यहाँ पर पता नहीं लू चेन ने कौन से मूव को यूज किया है, या तो इसने अपनी वो ब्लैक वाले डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट को यूज किया है या फिर सिर्फ अपने हाथ की पावर को यूज किया है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं कि यंग प्रिंस पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है और गिरने के बाद उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। प्रिंस अपनी हार मान लेता है और उसे कहता है चैन वाकई में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, इस बार तो मैं अपनी हार मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लू चेन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लू चेन कहता है अगर मैंने उस ड्रैगन पॉन्ड के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को हार्डन नहीं किया होता तो अभी अभी मेरा एक बाजू मेरी बॉडी के साथ नहीं होता। तो यंग प्रिंस के वहाँ से चले जाने के बाद लू चेन से कहता है हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के हेड की तरफ से यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे फादर ने हमें यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजा है ताकि हम तुम्हें वापस लू फैमिली में लेकर जा सके। और जी फैमिली वालों का हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये तो यहाँ पर अचानक से कहीं से आ गए, इसलिए रास्ते में जाते हुए इनके बारे में हमसे कोई भी सवाल मत पूछना। लू चेन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लू फैमिली में वापस जाने वाला हूँ? मुझे तुम्हारी लू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। मेरा यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।